आज की जो क्लास हम करने जा रहे हैं वो बेसिकली मानव सहसंबंध पर है। क्या है ये? मानव सह संबंध, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ह्यूमन इंटरफेस। ह्यूमन इंटरफेस, मानव सहसंबंध। देखो, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये कोई टॉपिक नहीं है, ये हेडिंग है, और मानते हैं कि इसके भीतर जो लिखा है, जैसे नैतिकता का सार, नैतिकता के आयाम, नैतिकता के क्षेत्र, वो मानते हैं वो टॉपिक है। इसलिए ज्यादातर गाइड में आप मानव सह संबंध पर कोई चर्चा नहीं पाएंगे। मानव सह संबंध के भीतर जो लिखा है उस पर चर्चा पाएंगे। जैसे उसके भीतर क्या लिखा है, मैंने कहा उसके भीतर ढेर सारे टॉपिक लिखे हैं। समाज सुधारकों का, नेताओं का योगदान लिखा है उसके भीतर। उसके भीतर मानव मूल्य लिखा है। उसके भीतर नैतिकता के आयाम लिखा है। उसके भीतर नैतिकता के क्षेत्र लिखा है। उसके भीतर नैतिकता के निर्धारक तत्व लिखा है। नैतिकता का सार लिखा है। तो आपकी किताब और गाइड वो उसके भीतर लिखे टॉपिक पर बात करती है। एक भी गाइड, एक भी नोट्स मैंने किसी कोचिंग का नहीं देखा जिसमें मानव सहसंबंध पर चर्चा हुई हो। लेकिन मेरा मानना है कि ये अप्रोच गलत है। क्यों गलत है अप्रोच? क्योंकि अगर दूसरे यूनिट की हेडिंग एटीट्यूड है, आवृत्ति है, उसके भीतर भी बहुत सारी बात लिखी है। आवृत्ति की संरचना, आवृत्ति के कार्य, आवृत्ति के प्रकार उसके भीतर लिखा है। लेकिन क्या आवृत्ति नाम का जो हेडिंग है टॉपिक का, क्या हम उसको नहीं पढ़ते हैं? क्या बिना आवृत्ति पढ़े हम आवृत्ति के कार्य पढ़ लेंगे? ऐसे यूनिट 4 में भावनात्मक बुद्धिमत्ता हेडिंग है, तो क्या हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता को सिर्फ हेडिंग मानेंगे और उसके भीतर के टॉपिक सिर्फ पढ़ेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो अगर हम यूनिट 2 में, यूनिट 3 में, यूनिट 4 में, यूनिट 5 में जो हेडिंग का मायने है उसको भी पढ़ेंगे, यूनिट 6 में लोक प्रशासन नैतिकता उसका मायने भी पढ़ेंगे, तो फिर यूनिट 1 में ही ऐसा अपवाद क्यों कि हम मानव सह संबंध के बारे में बिना कोई चर्चा किए सिर्फ उसके भीतर के टॉपिक पढ़ने लग जाएं? ये अप्रोच मैं सही नहीं मानता। इसलिए मैं आपको मानव सह संबंध का मायने पहले समझाऊंगा और उसके बाद फिर हम उसके भीतर लिखे हुए टॉपिक पर बातचीत करेंगे। आप जानते हैं कि यूनिट 1 आप क्यों पढ़ रहे हैं? कहा था यूनिट 1 पढ़ने से उन नैतिक समस्याओं का समाधान होगा। कहा था पूरा पेपर नैतिक समस्या के समाधान के लिए आया है। यूनिट 1 पढ़ने से उन नैतिक समस्याओं का समाधान होगा जो समस्याएं निम्नलिखित कारणों से पैदा हो रही हैं। कौन से कारण? पहला, कोई मानव नैतिक और अनैतिक की पहचान नहीं कर पा रहा है। काम कर रहा है वो अनैतिक, लेकिन उसको लग रहा है कि वो नैतिक काम कर रहा है। तो यूनिट 1 नैतिक अनैतिक के पहचान का जो अज्ञान है उसको हल करने में मदद करेगी। जहां जहां कोई सवाल ऐसा पूछा जाएगा इसमें कहा जाएगा कि कोई माता पिता अपने बच्चों का बाल विवाह कर रहे हैं, कोई सामाजिक कुरीति होगी जिसका लोग पालन कर रहे होंगे। कहा था कि कोई पितृसत्ता के प्रतीकों को मान रहा हो, औरतें संपत्ति में अधिकार ना ले रही हों, कानून बना दिया राज्य ने संपत्ति में अधिकार लेने का, औरतों के लेना रही हो। तो क्यों नहीं ले रही होंगे औरतें? क्योंकि ज्यादातर औरतें मान रही होंगी कि संपत्ति लेना ठीक नहीं, हम संपत्ति मांगेंगे तो स्वार्थी कहलाएंगे। देखो, एक पिता के 2 बेटे, पिता अगर अपनी संपत्ति एक बेटे को दे दे तो दूसरा बेटा लाठी उठा लेता है, पिता के खिलाफ भी, अपने भाई के खिलाफ भी, कोर्ट चला जाता है। वहां वो दूसरा बेटा नहीं मानता कि मैं संपत्ति मांगूंगा तो स्वार्थी कहलाऊंगा, बल्कि अपने पिता पर सवाल उठाता है कि आप पक्षपाती हैं, आप एक भाई को संपत्ति दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे हैं। पिता संबंध खराब कर लेता है। समाज में लोग कहते हैं कि ये पिता ठीक नहीं था, एक बेटे को संपत्ति दी, दूसरे को नहीं दी। लेकिन एक बेटी अगर संपत्ति मांग ले अपने बाप से
तो भाई भी उसका कहेगा कि तू बड़ी लालची निकली, स्वार्थी निकली, बाप भी कहेगा कि तुम लालची हो, स्वार्थी हो, और समाज भी कहेगा कि लालची स्वार्थी निकली, बताओ अपने पिता संपत्ति में हिस्सा बंटवाने चली गई है। इसका मतलब समाज ने औरतों को यह समझा दिया है कि पिता की संपत्ति में हिस्सा ना मांगना नैतिक है। औरतों ने इसको मान लिया। तो क्या हुआ, भाइयों ने रक्षाबंधन पे बहन ने राखी बांधी, हर रक्षाबंधन पे 500,000 रुपया दिया, 25 साल में 25,000 रुपया दिया, और 2 करोड़ की संपत्ति बहन की हड़प गए। आधा हिस्सा बहन का था, आधा हिस्सा भाई का था। भाई ने पूरी प्रॉपर्टी पिता से अपने ले ली, पिता ने भी उसी को दे दी। अब बहन ने संपत्ति जो भाई ने ले ली उसमें अपना हक ही नहीं जताया, जबकि राज्य का कानून है कि पिता की संपत्ति में लड़की को आधा हिस्सा मिलेगा। उसने नहीं जताया। तो क्यों नहीं जताया? क्योंकि उस लड़की को लग रहा है कि पिता की संपत्ति में हिस्सा मांगना नैतिक नहीं है। इसका मतलब वो लड़की क्या है? अज्ञान में है। वो ये नहीं समझ पा रही है कि मेरा भाई संपत्ति मांगता है पिता से तो स्वार्थी नहीं कहलाता, 2 भाई आपस में संपत्ति बांटते हैं तो स्वार्थी नहीं कहलाते, लालची नहीं कहलाते, तो मेरे संपत्ति मांगने से मैं लालची स्वार्थी कैसे हो गई? इसका तो उसके पास ज्ञान की कमी है। वो जिसको नैतिक मान रही है कि संपत्ति ना मांगना नैतिक है, असल में वो अनैतिक है। तो ये यूनिट उन समस्याओं का समाधान करेगी, इसकी पढ़ाई जहां आप नैतिक अनैतिक की पहचान नहीं कर पा रहे हैं और आप अनैतिक को नैतिक मान के बैठे हुए हैं। यूनिट 1 का काम ये। दूसरा काम क्या है? पढ़ाया था तुमको सिलेबस की व्याख्या में। ये यूनिट जहां जहां आप में नैतिक प्रेरणा की कमी आएगी, मैं नैतिक क्यों बनूं, इस सवाल का जवाब जहां आपको नहीं मिलेगा, इतने सारे लोग अनैतिक हैं तो हमारे अकेले नैतिक बनने से क्या हो जाएगा, इस तरह की समस्याओं के कारण जहां आप नैतिकता छोड़ देते हैं, नैतिकता की प्रेरणा कम हो जाती है इसलिए छोड़ देते हैं नैतिकता, आप निराशावादी हो जाते हैं, आपको लगता है हमारे अकेले नैतिक बनने से क्या हो जाएगा, जब बाकी लोग अनैतिक रहेंगे तो एक आदमी नैतिक बनेगा तो उससे कुछ परिवर्तन नहीं होगा, अकेला चना भार नहीं फोड़ पाएगा। इस नैतिक प्रेरणा को पैदा करने का काम भी इसी यूनिट का है। आप में नैतिक आशावादिता पैदा करना भी इसी यूनिट का काम है। तो इस यूनिट की पढ़ाई से हम कई तरह की समस्याएं हल करेंगे। वो समस्या हल करेंगे जहां आप पहचान नहीं पाते क्या नैतिक है, वो हल करेंगे। वो समस्या हल करेंगे जहां आप में नैतिक प्रेरणा का अभाव है। वो समस्या हल करेंगे जहां आप में नैतिक आशावादिता नहीं है। इस तरह की समस्याओं को इस यूनिट को पढ़ने से हम हल करेंगे। अब आइए, पहली जो बात है ह्यूमन इंटरफेस, मानव सहसंबंध, इसको समझने से शुरुआत करते हैं। इसको आप एक टॉपिक भी मान सकते हैं और पहले यूनिट की हेडिंग भी मान सकते हैं। मैं इसको हेडिंग मानने के बजाय एक टॉपिक मानकर पढ़ा रहा हूं। अब देखो, मैंने कहा था तुमसे कि जब भी मैं क्लास पढ़ाऊंगा तो मैं ये ध्यान रखकर पढ़ाऊंगा 2 बात। एक, उस पढ़ाई से यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व हो, तो तुमको यह पता चलना चाहिए कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन इंटरफेस से यूपीएससी का क्या सवाल हल होगा, यह बात मैं तुमको सिखाऊंगा। और दूसरा, हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसका रिवीजन कैसे करेंगे, इसका नोट्स कैसे बनाएंगे, क्योंकि मैं नोट्स लिखवाता नहीं हूं। मैंने तुमको दिखाया अभी सवाल हल करके कि नोट्स लिखवाने का कोई फायदा नहीं। जितना मैं पढ़ाऊंगा उसमें से 10 लाइन तुम आंसर राइटिंग में लिख पाओगे, और मैं तो 10-12 पेज जो इस पे क्रिएट करूंगा, 20 पेज जो क्रिएट करूंगा स्लाइड्स में, वही 30-40 लाइन होगा। तो फिर तुम क्यों नोट्स बनाना चाहते हो? जब 30-40 लाइन तुमको यहां से मिल गया और 10 ही लाइन, 12 लाइन, 15 लाइन एग्जाम में लिख पाओगे, तो उस टॉपिक में नोट्स बनाने की जरूरत तुमको अलग से नहीं है। इसी को तुमको क्या करना है, दाहिने साइड पर जो मैं बोर्ड पर लिखता हूं उसको लिखना है, बाएं साइड पर इसी का थोड़ा उदाहरण देके भाषा में विस्तार कर लेना है। इतना कर लिया तो यही नोट्स पर्याप्त है, क्योंकि इतना तो किताब में भी तुम्हारे नहीं लिखा है, गाइड में भी नहीं लिखा है, तो सफिशिएंट है। तो अब मैं 2 भाग में इसको बांट रहा हूं ना। एक, मानव सहसंबंध के टॉपिक की समझ, जिसमें 2 लक्ष्य को ध्यान में रखा गया हो। 2 लक्ष्यों को ध्यान में रखकर
क्या क्या लक्ष्य, ये सब इसलिए लिखता हूं जिससे तुमको पता रहे कि ऐसे हम आगे हर टॉपिक ऐसे ही पढ़ेंगे। मानव सहसंबंध के टॉपिक की समझ 2 लक्ष्यों को ध्यान में रखकर। क्या है हमारे ये अध्ययन का पहला भाग होगा। एक भाग जब हम पढ़ेंगे मानव सहसंबंध का तो 2 लक्ष्य ध्यान में रख पढ़ेंगे। एक, इस टॉपिक की हमारी समझ बने, और समझ से क्या होगा, एक नोट्स तैयार करने हेतु ऐसी पढ़ाई करें जिससे हमारा नोट्स बन जाए, और दूसरा रिवीजन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर। समझ तो बनानी है, लेकिन ऐसी समझ बनानी जिससे रिवीजन भी उसका हो जाए बिना रटे, और नोट्स भी तैयार हो जाए। और दूसरा भाग होगा, दूसरे भाग में, ये दूसरा भाग है, ये क्या है, सिविल सेवा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करने हेतु। तो दूसरा भाग होगा सिविल सेवा के प्रश्न हल करने में इस पढ़ाई का कहां और कैसे प्रयोग होगा, किस सवाल में जो पढ़ोगे इसको यूज करोगे, कौन सा प्रश्न है जो यूपीएससी ने पूछा जिसमें इसको यूज करोगे। जैसे पहले बताया था ना कि नीति शास्त्र क्या है, हमने पढ़ा तो तुमको दिखाएगा 2013, 14, 15, 16, 21, 22 के फला फला सवालों में उस पढ़ाई का इस्तेमाल होगा। वैसे ही मानव सहसंबंध जब हम पढ़ेंगे तो इसका कहां इस्तेमाल करेंगे, इसके भी कुछ उदाहरण तुमको दे दिए जाएं तो तुमको पता रहेगा कि जो हमने पढ़ा है नोट्स बनाने के लिए तो ये वाली बात जरूरी है, लेकिन सवाल हल करने के संदर्भ में हमको ये बात ध्यान रखनी है। इस 2 बात को ध्यान में रख के आपको पढ़ना है। तो चलिए, पहला वाला जो हमारा लक्ष्य है, नोट्स कैसे बनाओगे, रिवीजन कैसे करोगे, समझोगे कैसे, इसके लिए मैं मानव सहसंबंध की पढ़ाई को कुछ प्रश्नों में तोड़ रहा हूं। इसका मतलब मैं मानव सहसंबंध जब तुमको पढ़ाऊंगा तो उस पढ़ाई में कुछ सवालों का जवाब ढूंढूंगा। अगर मैं वही सवाल तुम्हारे लिए लिख दूं जिनका जवाब ढूंढने के क्रम में मानव सहसंबंध की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो तुमको क्या करना है, नोट्स बनाने में उन्हीं सवालों का जवाब लिख के नोट्स बनाना है। रिवीजन करने में भी क्या करना है, मान लो मैंने 5 सवाल बनाए मानव सहसंबंध को लेके, तो रिवीजन करने में तुमको अपने इस चैप्टर में जिसमें तुमने पेज पर बड़ी बड़ी हेडिंग डाली होगी मानव सहसंबंध, उसमें तुमने शुरू में 5 सवाल लिखे होंगे। पहले अपने नोट्स में अंदर नहीं जाना होगा, पहले 5 सवाल पढ़ने होंगे और याद करने की कोशिश करनी होगी कि इन 5 सवालों का जवाब तुमको पता है कि नहीं। अगर उन 5 सवालों का जवाब तुमको पता है, इसका मतलब उस चैप्टर का रिवीजन हो गया। जिस सवाल का जवाब नहीं याद आए उसको अंदर कॉपी में जाके फिर से पढ़ लोगे, सबको पढ़ने की जरूरत नहीं, उसी सवाल का जवाब पढ़ोगे जो याद नहीं आ रहा है, फिर से रिकॉल हो गया, याद आ गया, समझ गए कि हाँ ये बात ऐसे समझाई थी सर ने, रिवीजन पूरा। तो अगर हम पूरे एथिक्स की पढ़ाई को 60-70 सवालों में बांट दें तो उन्हीं 60-70 सवालों का मैं रिवीजन करूंगा, उन्हीं 60-70 सवालों को ध्यान में रख के मैं नोट्स बनाऊंगा, और हर टॉपिक से यूपीएससी में उसका प्रयोग कहां होगा सवाल हल करने में यह समझ लूंगा। तो मेरी इथिक्स की पढ़ाई साइंटिफिक तरीके से चलती रहेगी, न ज्यादा रटना, न ज्यादा रिवीजन में हाथ पैर मारना, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होगा। ठीक है, यही मॉडल हम फॉलो करेंगे। तो जहां मैं सवाल शुरू में न भी बनाऊं, टॉपिक पहले पढ़ाने लगूं, कुछ आगे ऐसा होगा कुछ टॉपिक में, वहां भी तुम पहला पेज छोड़ के रखना कि सवाल इसमें लिखेंगे। पूरा टॉपिक खत्म हो जाने के बाद अगर मैंने सवाल बना दिया तो बना दिया, नहीं तो तुम ढूंढ लेना कि इस पूरे टॉपिक की पढ़ाई में सर ने कितने सवालों का उत्तर दिया है, उन सवालों को पहले पेज पे लिख लेना। तो जब जब तुम रिवीजन करोगे, 7 यूनिट अगर है
तो 7 पेज तुम्हारे सवाल के बनेंगे। वो 7 पेज पे अगर सवाल पढ़ लिया, जो भी 40-50 सवाल बने, अगर वो सवाल तुमको सब उसका उत्तर पता है तो वही तुम्हारे इथिक्स के रिवीजन का पूरा मॉडल बन जाएगा, मतलब तुमको इथिक्स आता है। ऐसे तुम अगर सोचोगे कि मानव सहसंबंध पढ़ा दूं, तुम सोचोगे सर की क्लास में तो सब कुछ समझ में आया, लेकिन मैं याद करने बैठा कि क्या पढ़ा था, कुछ याद ही नहीं आ रहा। याद नहीं आएगा। जब सवाल रखोगे अपने सामने कि इस सवाल का क्या उत्तर दिया था, तब याद आएगा। तो चलिए जरा बनाते हैं प्रश्न। मैं पहले बना रहा हूं वे प्रश्न जिनका उत्तर ढूंढने के क्रम में मानव सहसंबंध नामक टॉपिक की समझ विकसित होगी। क्या है? निम्नवत हैं कुछ सवाल जिनके उत्तर को अगर आपको पता चल गया तो ये पूरा टॉपिक आपकी समझ में आ गया। पहला प्रश्न, नीति शास्त्र और मानव के बीच संबंध क्यों और कैसे बनता है? टॉपिक का नाम है मानव सहसंबंध। किसके साथ संबंध मानव का? सह का मतलब साथ, संबंध का मतलब जानते हो, मानव का मतलब मानव, मनुष्य, इंसान। इंसान के साथ संबंध किसका पढ़ रहे हैं? इथिक्स का मतलब इथिक्स का। तो टॉपिक बेसिकली क्या बन गया? इथिक्स के साथ मानव का संबंध। तो हम क्या सवाल बना रहे हैं? पहला, इस टॉपिक को समझने के लिए हमको इस बात की समझ होनी चाहिए कि इथिक्स का मानव के साथ संबंध बनता कैसे है और क्यों बनता है। दूसरा सवाल, नीति शास्त्र का किन मानवों के साथ किन दशाओं में संबंध बनता है? इसका मतलब सभी मानवों के साथ भी इथिक्स का संबंध नहीं बनता। जैसे मैंने लिखा, नीति शास्त्र का किन मानवों के साथ किन दशाओं में संबंध बनता है। किन मानवों के साथ किन दशाओं में संबंध बनता है। वैसे तुम्हारा कान खड़ा हो जाना चाहिए कि इसका मतलब ये टॉपिक पढ़ने के बाद हम ये जान जाएंगे कि एथिक्स का सारे मानवों से संबंध नहीं बनता। तुमने परसों मुझे बताया था, 2 दिन पहले, इथिक्स की परिभाषा तुम पढ़ के आए थे अपनी गाइड से कि मैकेंजी कह रहे हैं कि मानवों के मार्गदर्शन का विज्ञान है, ये मानवीय कृत्यों के मूल्यांकन का विज्ञान है। बताया था ना ऐसा। इस टॉपिक को पढ़ के हम देखेंगे कि सारे मानवों का मार्गदर्शन नहीं करता एथिक्स, और सारे मानव के कृत्यों का मूल्यांकन भी नहीं करता है। सारे मनुष्यों के चरित्र के बारे में भी बात नहीं करता है, कुछ ही मनुष्यों के बारे में बात करता है। हम जानना चाहेंगे कौन से मनुष्य हैं जिनके ऊपर एथिक्स लागू होगा, नीति शास्त्र लागू होगा, और किन के ऊपर लागू नहीं होगा, वो दशाएं क्या है। ठीक है, तो ये नीति शास्त्र का किन मानवों के साथ किन दशाओं में संबंध बनता है। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, नीति शास्त्र और मानव के साथ संबंध के दायरे को कौन से कारक संकीर्ण बनाते हैं?
कौन से ऐसे कारक हैं जो आते हैं तो नैतिकता और मानव के बीच के संबंध का जो डोमेन है, दायरा छोटा हो जाता है। संकीर्ण मतलब छोटा। चौथा, नीति शास्त्र और मानव के साथ संबंध के दायरे को कौन से कारक व्यापक बनाते हैं? नीति शास्त्र और मानव के साथ संबंध के दायरे को कौन से कारक व्यापक बनाते हैं? कौन से संकीर्ण बनाते हैं, कौन से व्यापक बनाते हैं? पांचवा, समाज सुधारक नेता प्रशासक नीति शास्त्र एवं मानव सह संबंध को किस रूप में प्रभावित करते हैं? तुम्हारे सिलेबस में लिखा है ना नीचे इसी में, समाज सुधारक नेता प्रशासक। तुमको समझना होगा कि समाज सुधारक नेता प्रशासक नीति शास्त्र मानव संबंध को किस रूप में प्रभावित करते हैं। अब ये 4-5 सवाल जो बनाए मैंने अभी, इससे तुम्हारे दिमाग में जिज्ञासा बननी चाहिए। ये 5 तरह की जिज्ञासा मेरे मन में आ गई। अब जब हम इनका उत्तर ढूंढेंगे, उसी उत्तर ढूंढने के क्रम में पूरा टॉपिक तुम पढ़ोगे। इसका उसकी पढ़ाई करते जाएंगे, एक एक सवाल का जवाब मिलता जाएगा, और सारे सवाल जितने हमने बनाया सबका जवाब मिल गया, इसका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब फिर हम ये ढूंढ लेंगे कि इसकी पढ़ाई से हम अल्टीमेटली क्या सॉल्व करेंगे। तो छठा सवाल भी लिख देते हैं। छठा क्या होगा? नीति शास्त्र और मानव सह संबंध के अध्ययन का प्रयोग किस प्रकार के प्रश्नों एवं केस स्टडी को हल करने में होगा। नीति शास्त्र और मानव सह संबंध का प्रयोग किस प्रकार के प्रश्नों और केस स्टडी को हल करने में होगा। 6 सवाल हैं। इन्हीं 6 सवाल का उत्तर मिलता जाए तो पूरा टॉपिक हमारी समझ में आ गया। अब पहले सवाल के उत्तर से पहले सवाल से शुरू करेंगे। नीति शास्त्र मानव सह संबंध का मतलब क्या है? नीति शास्त्र मानव सह संबंध कैसे बनता है, क्यों बनता है? पहला सवाल यही है। तो हम लेने जा रहे हैं क्या? हम पहला प्रश्न लेने जा रहे हैं, जो हमारा प्रथम प्रश्न है। पूरा प्रश्न मैं फिर से नहीं लिख रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं क्या। एक तरफ है नीति शास्त्र और एक तरफ है मानव। इन दोनों के बीच बन रहा है संबंध। हमें जानना है कि यह संबंध क्यों और
कैसे बनता है, यही था पहला प्रश्न। नीति शास्त्र और मानव के बीच संबंध क्यों और कैसे बनता है। ध्यान रखना, टॉपिक का नाम है मानव सह संबंध। टॉपिक का नाम है मानव सह संबंध। ठीक है, बहुत आसान है एथिक्स, बशर्ते आप बिना क्लास में चैट वैट किए, अभी रिकॉर्डेड क्लास है, इसमें चैट आप कर नहीं पाएंगे। जब आप चैट नहीं कर पाएंगे आपको दे दी जाएगी, हो सकता है चलाई भी जाए, हो सकता है वैसे दे दी जाए, तो आप देखेंगे आपका कंसंट्रेशन लेवल कितना बढ़ा। हर बैच में मैं शुरुआत में 6-7 क्लास पढ़ाने के बाद 2 क्लास रिकॉर्डिंग की देता हूं। ऐसा इसलिए करता हूं कि उससे आपको जो सिंसियर विद्यार्थी उनको पता चल जाता है कि हमारी चैट करने से कितनी ऊर्जा जाती है और क्लास का फ्लो कितना बाधित होता है। हम बीच बीच में बात करते रहते हैं, आप देखेंगे ऐसी किसी क्लास में जिसमें आप नहीं होंगे और मैं पढ़ाऊंगा, क्लास ज्यादा बधी हुई, ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और ज्यादा समझ में आएगी कई बार आपको। और जब आप आ जाते हैं तो एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, तो जब हालचाल पूछने लगते हैं आप इसको दोस्ती का प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, फिर उसमें कोई झगड़ा भी करने लगता है, फिर उसको सुलझाने में कुछ लोग लग जाते हैं, तो क्लास तो निकल गई। इसलिए 2 क्लास में देता हूं कि देखो, तुमको ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि अगर हम क्लास को सीरियसली शांत दिमाग के साथ सुने, फिर जो हमारे दिमाग में सवाल आए उसको बाद में क्लास के बाद में पूछें, या जब टीचर कहता है 1 घंटे बाद कि अब सवाल पूछ लो, तब पूछ लीजिए, तो उससे कितना आपकी पढ़ाई की गुणवत्ता पर फर्क पड़ेगा। इसलिए मैंने 2 क्लास आपको रिकॉर्डिंग की दी है। आगे कुछ क्लासेस जैसे मुझे 50 से 55 क्लास मैक्सिमम पढ़ाना होता है। कई बार जब मुझे लगता है कि उतने में सिलेबस पूरा नहीं होगा तो मैं हर सप्ताह एक क्लास रिकॉर्डिंग देता जाता हूँ। उसमें कई बार सवाल जवाब, कुछ और चीज़ें हम लोग करते हैं। मुझे पढ़ाना है 50 क्लास, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता। 50 में हर बार 60 जाता है, तो वो जो 50 के ऊपर की कक्षाएं होती हैं, करीब करीब 10-11 कक्षाएं मैं रिकॉर्डिंग से देता हूँ, बीच बीच में आपको दी जाती रहती हैं। फिर कहीं आना जाना हुआ उसके कारण भी ऐसा होता है। तो लेकिन ये जो शुरुआती क्लासेज हैं तो इसलिए दी जा रही कि आप एक टॉपिक को ऐसे भी पढ़ के देखिए, बिना ढेर सारा सवाल पूछे और बिना ढेर सारी चर्चा किए। आइए अब वापस आइए, इससे जो सवाल आपके दिमाग में बनेंगे, वो जो रिकॉर्डिंग क्लास के बाद जो पहली कक्षा होगी उसमें हम पहले 20-25 मिनट आपके जो सवाल बने होंगे उसको ले लेंगे। आप पाएंगे लेकिन बनेंगे नहीं ज्यादा सवाल, क्योंकि आप ध्यान से सुन रहे हैं। चलिए, तो देखो, नीति शास्त्र से मानव का संबंध बनाना है, क्योंकि पहला सवाल हमारा था नीति शास्त्र मानव का संबंध क्यों और कैसे बनता है। अब 2 चीजों के बीच संबंध बनाना हो, जैसे मान लो भारत अमेरिका के बीच संबंध बनाना हो, हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं, तो हम क्या ढूंढेंगे कि भारत को अमेरिका की जरूरत इस समय क्या है और अमेरिका को भारत की जरूरत इस समय क्या है। अगर मुझे पता चल जाए कि भारत किस लिए अमेरिका की मदद चाहता है और अमेरिका का इंटरेस्ट, अमेरिका का हित, अमेरिका का क्या लाभ भारत से जुड़ा है, अमेरिका क्या चाहता है, अगर मुझे पता चल जाए तो मैं बता दूंगा कि भारत और अमेरिका का संबंध क्यों बन रहा है, अभी ज्यादा मजबूत क्यों हो रहा है, पहले इतना मजबूत 70 के दशक में क्यों नहीं था। पता कर ले ना, भारत को क्या चाहिए अमेरिका से, अमेरिका को क्या चाहिए भारत से। अगर मुझे दोनों बात पता चल जाए तो हम पता कर लेंगे कि अमेरिका और भारत का संबंध क्यों बन रहा है और कैसा बनेगा, ज्यादा मजबूत बनेगा, काम चलाऊ बनेगा, कैसा बनेगा। ये इस बात से पता कर पाएंगे आप कि भारत को क्या चाहिए, अमेरिका को क्या चाहिए, उसे चाहिए के बीच दोनों मध्यम मार्ग तय करके संबंध बनाएंगे। अगर अमेरिका को भारत से कुछ ना चाहिए होता और भारत को भी अमेरिका से कुछ ना चाहिए होता तो दोनों के बीच या तो संबंध होता ही नहीं और या बड़ा कमजोर सा होता। ठीक वैसे यहां हमको भारत अमेरिका की जगह नीति शास्त्र मानव के बीच संबंध बनाना है।
तो अगर हम ये जान ले नीति शास्त्र क्या करता है और जो करता है उससे मानव का क्या लेना देना है, मानव को क्या चाहिए, इससे ये पता चल जाए तो मानव का संबंध बना लेंगे। या फिर मानव से शुरू करें कि मानव के अपनी मांग क्या है, उसकी जरूरत क्या है और क्या उस जरूरत को नीति शास्त्र पूरा कर सकता है। नीति शास्त्र को मान लो अमेरिका, मानव को मान लो भारत, तो मैं क्या पूछूंगा, एक तरह समझो कि मानव की जगह भारत है, तो भारत को क्या चाहिए अमेरिका से, जब कुछ चाहिए तभी प्रधानमंत्री मोदी वहां जाएंगे। ठीक वैसे मानव को क्या चाहिए नीति शास्त्र से, या मानव की जिंदगी की मांग क्या है, अगर मुझे पता चल जाए तो मैं ये बता दूंगा कि उसी मांग को पूरा करने के लिए नीति शास्त्र आया है, और इस कारण दोनों का संबंध बना है। तो जब दो चीजों के बीच संबंध बनाना होता है तो हमारे पास दो तरीका है, या तो इससे चले हम नीति शास्त्र क्या है, इसका काम क्या है, और उसके काम के दायरे में मानव को ले आ दे, संबंध बन जाएगा। या फिर मानव की जरूरतें क्या हैं उसको पता कर लें और पता करें कि क्या उन जरूरतों को नीति शास्त्र पूरा कर सकता है। अगर ये बात लागू हो जाएगी तो हम कहेंगे ये जरूरतें हैं, क्योंकि इनको केवल नीति शास्त्र पूरा कर सकता है, इसलिए मानव का नीति शास्त्र के साथ संबंध है। तो मैं मानव से शुरू करके भी नीति शास्त्र पे आ सकता हूं और नीति शास्त्र से शुरू करके मानव तक जा सकता हूं। ऐसा अगर मैं कोई तरीका आपको सिखा दूं तो नीति शास्त्र और मानव के बीच संबंध क्यों और कैसे बना, ये बात आप सीख जाएंगे। मैं दोनों तरीके से पढ़ाता हूं, कई बार मैं मानव से चलता हूं और नीति शास्त्र तक जाता हूं, और कई बार मैं नीति शास्त्र से चलता हूं और मानव तक जाता हूं। आपकी क्लास में मैं नीति शास्त्र से शुरू कर रहा हूं, इससे 2 बैच पहले मैंने जो पढ़ाया उसमें मानव से शुरू किया था, इस बार नीति शास्त्र से शुरू कर रहा हूं। इससे यह भी समझेंगे आप कि टीचर के तौर पर मेरे पढ़ाने का आइडिया भी चेंज हो सकता है। आपकी भी तैयारी ऐसे होनी चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि रट के बैठे हुए चीज, समझ के बनाओ, समझ बनाओ। समझ बना लोगे तो ऐसी ही बात तुम भी कह सकोगे जैसे मैं कहता हूं। इसलिए बार बार कहा है कि मैंने ये 6 सवाल बनाए, तो अब जब मैं पढ़ा दूंगा तो इन 6 सवालों को एक कुर्सी पर बैठकर रिवीजन करने के लिए एक शीशे को सामने लगा लो, मिरर को, उसमें देख के खुद से सवाल पूछो, जैसे शीशा इंटरव्यूअर हो, और फिर सवाल का जवाब दो जो तुमने सीखा है। अगर इस तरीके से तुम सवालों का जवाब खुद से दोगे 5-5 मिनट में, 4-4 मिनट में, तो तुम्हारा रिवीजन होता जाएगा। तो जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो तुम भूलोगे नहीं। देखो क्लास में मैंने तुमको समझा दिया, बता भी दिया कि कैसे ये पूरा टॉपिक 6 सवालों में बटा है, तुम समझ भी गए, लेकिन उसके बाद तुम भूल गए, तो तुम्हारी गलती है। समझा नहीं पाया मैं तो मेरी गलती है, समझाने के बाद तुम्हारा जिम्मेवारी है। कई बार यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी कोचिंग की जिम्मेवारी तो तय करते हैं, शिक्षक की तय करते हैं, अपनी कभी जिम्मेवारी नहीं तय करते कि हमारा भी तो कुछ काम है। तो आपको रिवीजन करना है टाइमली। रिवीजन का गोल्डन नियम ये होता है कि जिस दिन पढ़ाया जाए, अगर उस दिन समय है तो 1 घंटे 2 घंटे बाद क्लास के पहला रिवीजन 15 मिनट का 20 मिनट का पहली बार कर लीजिए, फिर अगले दिन एक बार कर लीजिए, और फिर 1 सप्ताह बाद कर लीजिए। अगर ऐसा आपने कर लिया तो टॉपिक कभी नहीं भूलेगा आपको। दोबारा जब आप रिवीजन करेंगे उसका कभी 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो आपको 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ने के बाद तुरंत उसका रिवीजन कर रखा था। तो जो डाउट्स आपके दिमाग में आए थे उसको आपने अगले दिन क्लास में टीचर से क्लियर कर लिया, तो टॉपिक आपका तैयार हो गया। ये तरीका होता है रिवीजन का। रिवीजन हमेशा क्लास के 12-14 घंटे के भीतर पहला रिवीजन कर लेना चाहिए, दूसरा 24 घंटे 36 घंटे के भीतर, और तीसरा फिर 1 सप्ताह बाद। 3 रिवीजन एक टॉपिक के कम से कम होने चाहिए शुरुआत में, तब वो टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। मैं समझा दे रहा हूं, समझ गए, रिवीजन करके उसको रोकने की कोशिश करो। तो चलिए नीति शास्त्र से शुरू करते हैं। हमको पता करना है नीति शास्त्र मानव का संबंध क्यों और कैसे बन रहा है। तो मैं जानने की कोशिश करूंगा नीति शास्त्र करता क्या है, जिससे मानव को इसकी जरूरत पड़ेगी, करता क्या है। तो मैं अगर क्या पता कर लूं, यदि हम नीति शास्त्र के कार्य पता कर लें तो हम जान सकते हैं कि अपने इन्हीं कार्यों के कारण नीति शास्त्र मानव से संबंधित होता है,
या जोड़ता है। इससे इसको जोड़ना है तो कुछ करता होगा ना, ये तभी तो मानव से जुड़ेगा। तो यदि हम नीच शास्त्र के कार्य पता कर ले तो हम ये जान सकेंगे कि इन्हीं कार्यों के कारण नीच शास्त्र मानव से जुड़ता है। तो जरा देखिए नीच शास्त्र के क्या कार्य हैं। नीति शास्त्र के कार्य, एक कार्य है इसका, तुमने उस दिन बताया था वही लिख दे रहा हूं। कृत्यों का मूल्यांकन करना, कृत्यों का मूल्यांकन करना। अब जिनको कृत्य न समझ में आया हो, कृत्य क्या होता है? कृत्य का मतलब होता है कार्य, आचरण ना। तो आप कह सकते हैं ये कृत्य का मतलब कार्य, आचरण। अंग्रेजी में जानना चाहते हो? एक्ट, कॉन्डक्ट, एक्ट, कॉन्डक्ट। इसका मतलब इथिक्स का एक काम है किसी कार्य का मूल्यांकन करना और बताना कि उचित है या अनुचित, अच्छा है या बुरा। तो मूल्यांकन क्या बताना? मूल्यांकन करना और बताना कि वह कृत्य उचित है या अनुचित, अच्छा है या बुरा। देखेंगे कैसे जो मूल्यांकन करता है इससे केवल मानव ही जुड़ पाएगा। कुछ शर्तें निकलेंगी जिन शर्तों को केवल मानव पूरा करेगा, इसलिए हम कहेंगे इससे केवल मानव जुड़ पाएगा। दूसरा काम क्या है नीति शास्त्र का? नीति शास्त्र का काम है दुनिया को बेहतर बनाना। और बेहतर बनाने का मतलब है आदर्श बनाना। आदर्श बनाने का मतलब है दुनिया को बदलना। इस बदलने को क्या कह सकते हो? बदला तो दो तरीके से जा सकता है, खराब भी कर दिया जाए, अच्छा भी कर दिया जाए। नीति शास्त्र क्या करता है? प्रगति के लिए इस संदर्भ में बदलता है, अच्छा करने की कोशिश करता है। दुनिया को बेहतर बनाना, दुनिया को आदर्श बनाना, दुनिया को बदलना। ये लिखा है दुनिया को बदलना, प्रगति। एक काम नीति शास्त्र का है मूल्यांकन करना, एक काम है दुनिया बदलना। कहा था ना, वर्णनात्मक विज्ञान पढ़ाई करवाते हैं इसलिए कि दुनिया की समझ बना सकें। दुनिया की बेहतर समझ बनाने का काम फिजिक्स का, पॉलिटिकल साइंस का, केमिस्ट्री का, और दुनिया बदलने का काम इथिक्स का। दुनिया की बेहतर समझ बनाना चाहते हो, फिजिक्स के पास जाओ। दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हो, इथिक्स के पास आओ। कहा था अंबेडकर ने दुनिया बेहतर बनाई, इसलिए अंबेडकर नीति शास्त्री है। जेएस मिल के इथिक्स से दुनिया बेहतर हुई। जॉन लॉक के लोकतंत्र को ढूंढने से दुनिया बेहतर हुई, नहीं तो हम राजतंत्र में रह रहे होते। तो जैसे फिजिक्स के वैज्ञानिक न्यूटन, आइंस्टीन कोई बल, गति का नियम, क्वांटम का नियम ढूंढते हैं जिससे हमारी दुनिया में हमारा ज्ञान बढ़ता है, वैसे ही जेएस मिल, जॉन लॉक, रूसो, वॉल्टेयर, इनकी किसी बात को ढूंढने से फ्रांस की क्रांति होगी, लोकतंत्र आएगा, समानता आएगी, और उस लोकतंत्र समानता से हमारी दुनिया बेहतर होगी। लोकतंत्र से केवल एक नया ज्ञान नहीं आएगा, बल्कि दुनिया बेहतर होगी। राजतंत्र से हम बदल के दुनिया को किसमें ले जाएंगे? लोकतंत्र में। तो इथिक्स अगर ये हमको बता ना पाता कि राजतंत्र खराब है, अनुचित है, लोकतंत्र उसकी तुलना में ज्यादा उचित है, तो हम दुनिया को कैसे बदल पाते? तो दुनिया को बदलना, उसमें प्रगति करना, यह भी इथिक्स का एक काम है। तीसरा काम क्या है? तीसरा काम है दुविधा का
समाधान करना, दुविधा का समाधान करना। इथिक्स का एक काम दुविधाएं हल करना है। तुमने ये सब कहां पढ़ा परिभाषा में? इथिक्स इज डिलेमा सॉल्विंग साइंस, इथिक्स इज नॉर्मेटिव साइंस, है ना वहीं पे। इथिक्स का एक काम और क्या है? इथिक्स का एक काम है ऐसे ही संपोषणीय आनंद बढ़ाना, हमारी दुनिया में आनंद की मात्रा। हमारी अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, मानव नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे तो सिद्धि करना है कि ये सब बात केवल मानव के ऊपर लागू होगी। इसका मतलब इथिक्स जितना काम करेगा हम दिखा देंगे उस सब काम को केवल मानव से आप जोड़ सकते हैं। इसलिए इथिक्स का केवल मानव से संबंध है। फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण का नियम मानव पर भी लगेगा और इस गिलास पर भी लगेगा। ये गिलास में छोड़ दूं गिर जाएगी, मुझे भी कोई बालकनी से छोड़ दे पकड़ के मेरा हाथ, मैं भी गिर जाऊंगा। फिजिक्स का केवल मानव से संबंध नहीं है, फिजिक्स का संबंध मानव के साथ भी है, वस्तु के साथ भी है, लेकिन एथिक्स का संबंध गिलास के साथ नहीं होगा। एथिक्स का संबंध शेर चीते के साथ नहीं होगा। हम कभी नहीं कहेंगे कि शेर ने बड़ा अच्छा काम किया आज, शेर का यह काम उचित है। हम कभी नहीं कहेंगे कि नागिन ने बड़ा बढ़िया काम किया, बाघिन ने बड़ा बढ़िया काम किया, शेरनी ने बड़ा बढ़िया काम किया, उचित काम किया। शेरनी के साथ ये नहीं लगाते। हम कभी नहीं कहते चाकू का काम उचित या अनुचित है। तो जो इथिक्स से मूल्यांकन का काम करता है, ये बताता है कि क्या उचित क्या अनुचित है, आप देखें केवल मनुष्य के संदर्भ में लागू होगा। तो हम ढूंढना चाहते हैं कि जो ये काम करता है कैसे मनुष्य के संबंध में लागू होता है। केवल कुछ शर्तें निकालेंगे, अभी वही शर्तें हम बता दें आपको और उसका काम बता दें तो हम कह देंगे देखिए इस कारण से निशास्त्र जो काम करता है उसके दायरे में चूंकि केवल मानव आ पा रहा है और आप पाएंगे सारे मानव भी नहीं आ पाएंगे, तो हम कहेंगे इसीलिए निशास्त्र का मानव से संबंध है। कॉन्सेप्ट बड़े आसान होते हैं। अब इतनी आसान बात जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये किसी गाइड में नहीं मिलेगी, किसी कोचिंग के नोट्स में नहीं लिखा है। लगभग मैंने सारे कोचिंग के नोट्स देखे हैं, मतलब पिछले साल तक देखा था, इस साल तो नहीं देखा, अगर रिवाइज कर दिया हो। किसी कोचिंग के नोट्स में इसको समझाया नहीं गया है, जबकि एथिक्स का पहला टॉपिक यही है। इससे भी मैं कहता हूं कई बार इसीलिए ना, जब हमारे पास कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो हम यूपीएससी का पेपर नहीं हल कर पाते, क्योंकि यूपीएससी को समझ चाहिए। और समझ जब 10 साल पेपर आने के बाद अभी नहीं बनी, जो गाइड नोट्स में नहीं आ पाया, तो फिर वो आप तक कैसे पहुंचेगी। इसलिए आपको क्लास को अलग तरीके से लेना है, खासतौर पर इथिक्स जैसे विषय में जिसमें एनसीईआरटी नहीं है, जिसमें बुनियादी समझ बनाने का काम भी मेरा है। इथिक्स की एनसीईआरटी होती ज्योग्राफी हिस्ट्री की तरह, तो एनसीईआरटी से आप बना लेते। इतिहास पढ़ाने वाले टीचर का काम बहुत आसान है, क्योंकि जो पढ़ाता है वो एनसीईआरटी में भी लिखा है, बच्चा वहां से पढ़ लेता है। वही इतिहास पीडब्ल्यू के नोट्स में भी लिखा है, लेकिन मैं जो इथिक्स पढ़ा रहा हूं ये इथिक्स पीडब्ल्यू के नोट्स में नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूं ये एनसीईआरटी नाम की चीज इथिक्स में नहीं है। इसलिए मेरी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है कि तुम्हारे पास जब एनसीईआरटी का सपोर्ट नहीं है, तुम्हारे पीडब्ल्यू के नोट्स का सपोर्ट नहीं है, तो तुमको समझाना, बेसिक सिखाना और यूपीएससी के लेवल पर ले जाना, ये सब काम मुझे करना पड़ता है। इसलिए उसमें मैं चाहता हूं कि आप भी मेरी मदद करें। आप अगर सोच लेंगे कि हाथ पे हाथ धर बैठे रहेंगे, इतिहास की तरफ पढ़ेंगे इथिक्स, तो नहीं चलेगा काम। इतिहास की तरह इथिक्स पढ़ोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि इतिहास तुम क्लास से थोड़ा कम भी समझ पाए तो एनसीईआरटी समझ लोगे, नोट्स पढ़ के समझ लोगे। इथिक्स में मानव से संबंध जब है ही नहीं नोट्स में, तो समझोगे क्या। इसलिए इथिक्स में उत्तरदायित्व तो चाहिए मुझे आपसे, रिवीजन चाहिए आपसे, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। आइए, और भी ऐसे बहुत सारे काम तुम इथिक्स के लिख सकते हो। जैसे तुमने लिखा था सर्वांगीण कल्याण इथिक्स का काम, मानव नहीं जोड़ रहा हूं मैं कहीं भी। सर्वांगीण कल्याण, और सर्वांगीण कल्याण में लिखा था, तुमने देखा था बौद्धिक कल्याण ना, आध्यात्मिक कल्याण, भौतिक कल्याण, बहुत सारे कल्याण लिखे थे। ये आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक कल्याण, बहुत सारे कार्य लिखे थे। तो इथिक्स इस तरह के बहुत सारे काम करता है। अब मैं उसका एक काम एक बार में लेने जा रहा हूं। कौन सा? मूल्यांकन करने वाला, जो तुमने मैकेंजी की परिभाषा से और बाकी जगहों से निकाला था, मैं वो वाला काम पहले लेने जा रहा हूं। इथिक्स एक मूल्यांकन का विज्ञान है। इसका काम मानक बनाना और मूल्यांकन करना। इसका काम ये बताना कि ये होना चाहिए
और फिर ये देखना कि वैसा हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ होगा वैसा जैसा होना चाहिए था तो एथिक्स कहेगा आपका काम उचित है, अच्छा है। आपने वैसा काम नहीं किया तो एथिक्स कहेगा आपका काम अनुचित है, बुरा है। तो एथिक्स एक मूल्यांकन का विज्ञान। इस पहले वाली बात से ये सब क्या है, इसके कार्य हैं ए बी सी डी ई, ये सब इसके काम है। पहले काम को ले रहा हूं सबसे पहले। इधर मैंने लिखा नीति शास्त्र और इधर लिख दिया मैंने कृत्यों, जिसको हम कहते हैं आचरण, जिसको आप कह सकते हैं कार्य, का मूल्यांकन करना। कैसे? मैंने कहा कि नीति शास्त्र एक मानकीय विज्ञान है, अतः यह मानक बनाने, मानक मतलब समझते हो, मानक मतलब आदर्श, मानक बनाने तथा मूल्यांकन करने का कार्य करता है। एथिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस है और नॉर्मेटिव साइंस के तौर पर इसका एक काम है नॉर्म बनाना और उस नॉर्म के हिसाब से मूल्यांकन करना। क्या कहेगा एथिक्स? एथिक्स बताएगा कि यह होना चाहिए। क्या हो गया? ये मानक है। इस मानक के हिसाब से क्या करेगा? ये मूल्यांकन करेगा कि वैसा ही हुआ या नहीं। अगर वैसा हुआ तो एथिक्स कह देगा चूंकि मानक के अनुरूप चीज है इसलिए नैतिक उचित, मानक के प्रतिकूल चीज है तो अनैतिक। तो अब मैं जरा पता करने जा रहा हूं कि जो काम ये एथिक्स का है, एक कई काम निकाले ए बी सी डी ई, उसमें से जो एक काम है आचरण का मूल्यांकन करना, मैं ये जानने की कोशिश करने जा रहा हूं कि ये एथिक्स ये मूल्यांकन किन आचरणों के संदर्भ में कर सकता है। इससे निकलेंगी कुछ शर्तें और आप पाएंगे उन शर्तों को केवल मानव पूरा कर पाएगा। इसलिए हम कह देंगे कि नीति शास्त्र का केवल मानव से संबंध है। किस सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको? नीति शास्त्र का मानव से संबंध क्यों और कैसे है, सवाल का पहले सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो जरा देखिए क्या जानने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा पहला सवाल बना कि नीति शास्त्र किन कार्यों या आचरणों का मूल्यांकन कर सकता है? कौन से काम हैं जो नीति शास्त्र के मूल्यांकन के डोमेन में आएंगे? कौन से काम है, किन कार्यों का मूल्यांकन कर सकेगा? तो देखो अब मैं बनाने जा रहा हूं शर्तें। इससे हम क्या निकालने जा रहे हैं? इससे निकालने जा रहे हैं कुछ शर्तें। इन्हीं शर्तों को आप पाएंगे केवल मानव पूरा कर पाएगा। हम देखेंगे कि यह शर्तें कौन पूरा कर सकेगा। जो पूरा कर पाएगा उसी के साथ नीति शास्त्र का संबंध बनेगा। लिखा है मैंने कि अगर नीति शास्त्र का एक काम मूल्यांकन करना है, कार्य का मूल्यांकन करना है, बताना है कि कौन सा कार्य उचित है कौन सा अनुचित, तो हम जानना चाहते हैं कि नीति शास्त्रीय मूल्यांकन का काम कब कर सकेगा। क्या लिखा? हम देखेंगे कि यह शर्तें कौन पूरा कर सकेगा
और जो पूरा कर सकेगा उसी के साथ नीति शास्त्र का, उसी के साथ नीति शास्त्र का क्या बनेगा। मैं उसी के साथ भी हटा दे रहा हूं यहां, अगर आपको ये दिख नहीं रहा तो। हम देखेंगे कि यह शर्तें कौन पूरा कर सकेगा। जो पूरा कर पाएगा उसी के साथ नीति शास्त्र, नीति शास्त्र का संबंध बनेगा। तो जरा देखिए, सबसे ऊपर है एथिक्स नीति शास्त्र। ये करना चाहता है कार्य का मूल्यांकन। हम जानना चाहते हैं किस कार्य का मूल्यांकन नीति शास्त्र कर सकेगा। इसका उत्तर आएगा, इसका उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा? पहला, जिसके लिए किसी को उत्तरदायी बनाया जा सके। नीति शास्त्र केवल उसी काम का मूल्यांकन कर पाएगा जिसके लिए कोई उत्तरदायी बनाया जा सके। चाकू रखी है किचन में, उससे किसी बच्चे का हाथ कट गया, क्या तुम कहते हो कि चाकू उत्तरदायी है, इसको सजा मिलनी चाहिए? नहीं, काम तो किया चाकू ने काटने का, लेकिन फिर भी चाकू का काम तुम उचित अनुचित नहीं कहते। क्या मानते हैं इसका मतलब? कि चाकू उत्तरदायी नहीं। तुम एक पेड़ के नीचे खड़े हो, एक नारियल गिर गया तुम्हारी खोपड़ी पे, तुम घायल हो गए, घायल हुए, बहुत चोट लगी, लेकिन क्या तुम उस नारियल को उत्तरदायी बनाते हो कि नारियल ने बड़ा गलत काम किया, अनुचित काम किया? क्या मूल्यांकन करोगे नारियल का? क्या मूल्यांकन करोगे चाकू का? नहीं करते। किसी कार एक्सीडेंट में कार को पकड़ के पुलिस वाले ले जाते हैं, चलो न्यायालय ले चलेंगे, तुमको सजा सुनाएगा न्यायाधीश? नहीं ले जाते। क्यों? टक्कर कार की हुई, हाथ चाकू से कटा, सर नारियल से फूटा, लेकिन ना नारियल को पुलिस ने पकड़ा, न चाकू को कोई पकड़ के ले गया, न कार को ले गया। इसका मतलब जिन वस्तुओं से ये घटनाएं हुई, जिनसे नुकसान पहुंचा, उन वस्तुओं का हम उत्तरदायी नहीं बनाते। तो काम तो वस्तुएं भी करती, चाकू भी काटने का काम करता है, कार भी चलने का काम करती है, लेकिन इनका मूल्यांकन नहीं कर सकते आप। तो क्या लिखा कि एथिक्स का काम मूल्यांकन करना है कार्य का, लेकिन ये मूल्यांकन तभी कर सकेगा जब उसके लिए किसी को उत्तरदायी बनाया जा सके। तो हम ढूंढने जा रहे हैं कि उत्तरदायी कौन बनता है। तो पहला सवाल हमारा था मूल्यांकन कब होगा, जवाब आया जिसके लिए किसी को उत्तरदायी बनाया जा सके। अब प्रश्न क्या बनेगा? तो ऐसे में प्रश्न होगा कि उत्तरदायित्व कैसे तय होता है? किसी को कब किसी कार्य के लिए उत्तरदायी माना जाता है? किसी को कब किसी कार्य के लिए उत्तरदायी माना जाता है? कब तय होता है उत्तरदायित्व? क्योंकि मूल्यांकन तब होगा जब उत्तरदायित्व हो। अब हम जानना चाहते हैं उत्तरदायित्व कब होगा। इसका उत्तर आएगा, इसको मैं दे दे रहा हूं नंबर 2। पहले वाले में उत्तरदायित्व शर्त थी, अब ढूंढ रहे उत्तरदायी कब बनेगा कोई।
नंबर 2 में कहेंगे जब कोई कार्य कैसा हो, स्वैच्छिक हो, किसी की इच्छा से हुआ हो, तभी उसको उत्तरदायी बनाया जा सकता है। चाकू ने हाथ तो काट दिया, लेकिन चाकू की इच्छा से वो काम नहीं हुआ, इसलिए चाकू उत्तरदायी नहीं। नारियल अपनी इच्छा से तुम्हारी खोपड़ी पे नहीं गिरा था, इसलिए खोपड़ी पे गिरा तो नारियल, लेकिन अपने उस कार्य के लिए नारियल उत्तरदायी नहीं। तो हम कहेंगे जब कोई कार्य क्या होगा, स्वैच्छिक होगा, तभी उसके लिए कोई उत्तरदायी बनेगा। काम मर्जी से होना चाहिए, तब उत्तरदायी होगा। यहां तक कि मनुष्य, मान लीजिए कोई मनुष्य खड़ा है नारियल के पेड़ के नीचे और उसकी खोपड़ी पे नारियल गिर गया, सर फूट गया। नारियल तो उत्तरदायी है नहीं, क्योंकि मर्जी से नहीं गिरा नारियल। कई बार मनुष्य को भी उत्तरदायी नहीं मानेंगे, कहेंगे आप कि उसको थोड़े पता था कि उसके ऊपर नारियल गिर जाए, तो अपनी खोपड़ी अपनी जानबूझ के थोड़ा फोड़ दिया। इसका मतलब उस घटना में न मनुष्य को उत्तरदायी मानेंगे जो घायल हो गया है, न नारियल को मानेंगे। तो न मनुष्य को कहेंगे तुमने बहुत अनैतिक काम किया, नारियल के पेड़ के नीचे खड़े थे, न नारियल को कहेंगे तुमने बहुत अनैतिक अनुचित काम किया कि तुम सर फोड़ दिए। दोनों में से कोई उत्तरदायी नहीं, क्योंकि किसी वो काम दोनों में से किसी की मर्जी से नहीं हुआ। न आदमी सर फोड़वाने के लिए खड़ा था नीचे, न नारियल सर फोड़ने के लिए गिरा। दोनों की मर्जी नहीं थी। काम तो हुआ, नारियल ने भी काम किया, अपना सर फोड़ दिया। आदमी के संदर्भ में भी कुछ कार्य तो हुआ ही, जाके वहां खड़ा था। हाँ, आप कहेंगे कि उसको ध्यान देना चाहिए था, ये सब बात आप कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि उसने अनैतिक काम किया, क्योंकि आप ये नहीं मानेंगे कि आदमी अपना सर फुड़वाने के इरादे से ही वहां जाके खड़ा हो गया था, उसने जानबूझ के काम नहीं किया। तो देखो, जब कोई कार्य स्वैच्छिक होगा तभी उत्तरदायी कोई होगा। इसका तब मूल्यांकन करने के लिए एथिक्स को क्या चाहिए? उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व के लिए क्या चाहिए? स्वैच्छिकता, वॉलंटरीनेस। अब हम जवाब, अब सवाल फिर से हम उठाएंगे कि स्वैच्छिकता कब पैदा होती है, कब कोई काम स्वैच्छिक होता है? क्योंकि जब स्वैच्छिक नहीं होगा तो उत्तरदायित्व नहीं, उत्तरदायित्व नहीं होगा तो मूल्यांकन नहीं, मूल्यांकन नहीं तो एथिक्स नहीं। एथिक्स का काम मूल्यांकन करना है, मूल्यांकन होगा तब जब काम के प्रति किसी को उत्तरदायी बनाया जा सके, और उत्तरदायी कोई तभी होगा जब उसके काम उसकी मर्जी से हुआ, स्वैच्छिक हो। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोई काम स्वैच्छिक कब बनता है, कब हम ये कहते हैं काम तुम्हारी मर्जी से हुआ है। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि कोई कार्य, कृत्य, आचरण स्वैच्छिक कब बनता है? क्योंकि बिना स्वैच्छिक बने तो मूल्यांकन हो ही नहीं रहा। हम ऐसी एनालिसिस करते करते आपको पहुंचा देंगे मनुष्य पर, और कह देंगे कि अल्टीमेटली केवल मनुष्य ही ये सब कर सकता है, इसीलिए कह देंगे नीति शास्त्र केवल मनुष्य पर लागू होगा। तो आपको पहले सवाल का जवाब मिल जाएगा कि नीति शास्त्र मानव से संबंध क्यों बनता है, कैसे बनता है। सवाल है कोई कार्य, कृत्य, आचरण स्वैच्छिक कब बनता है? लिखा है कोई कार्य, कृत्य, आचरण स्वैच्छिक कब बनता है। इसके जवाब में इसका उत्तर होगा, और उत्तर होगा तो तीसरी शर्त आ गई, इसलिए तीसरा डाल दिया। क्या कहेंगे? जब कार्य करने वाला कार्य करते समय आजाद हो तथा उसने कार्य जानबूझकर चुना हो।
कार्य करते समय आजाद हो। मैं काम चाहता तो ए करता, चाहता तो बी करता, पूरी तरह आजाद था। नारियल आजाद नहीं था। नारियल पेड़ से टूटा उसके बाद वो आजाद नहीं है कि अब गिरे या ऊपर उड़ जाए। नारियल ये देखने के लिए आजाद नहीं है कि नीचे आदमी खड़ा है, अभी नहीं गिरना है। इसलिए नारियल का मूल्यांकन नहीं होगा एथिक्स के भीतर। तो कार्य तभी स्वैच्छिक बनेगा जब कार्य करने वाला आजाद हो, उसने कार्य को जानबूझकर किया हो। इसको कहते हैं हम जब करने वाले के पास क्या हो, संकल्प की स्वतंत्रता। जब काम करने वाले के पास संकल्प की स्वतंत्रता हो। संकल्प की स्वतंत्रता। और इसके संदर्भ में 3 बातें हम कहते हैं कि होगी तो संकल्प स्वतंत्रता होगी। नंबर 1, ज्ञान। ज्ञान का मतलब जिस आदमी ने काम किया, जिसने काम किया, आदमी भी हटा दो, जिसने काम किया उसको पता हो कि काम सही है या गलत, काम का परिणाम क्या आएगा। जब जानकारी होगी और जानकारी होने के बाद आपने काम चुना तो हम कहेंगे आप काम को अपनी मर्जी से जानबूझकर चुने हैं। आप आजाद थे काम चुनते समय, इसलिए काम आपका है। और काम आपका है तो इसके लिए आप उत्तरदायी हैं, और आप उत्तरदायी हैं तो आपका मूल्यांकन होगा। इसका पहली शर्त क्या? ज्ञान। दूसरी शर्त विकल्प की बहुलता। और तीसरी शर्त दबाव का अभाव। ये बात थोड़ी कम समझ में आई होगी, अभी आ जाएगी, घबराना मत। ऊपर समझते आ रहे हो, मूल्यांकन करना इथिक्स का काम। यह मूल्यांकन कब हो पाएगा? जब कोई उत्तरदायी बने। उत्तरदायी कोई कब बनता है? जब वो काम उसका हो। मेरे काम के लिए मुझे उत्तरदायी ठहराओगे, दूसरे के काम के लिए मैं उत्तरदायी नहीं होगा। काम मेरा बताना पड़ेगा तुमको। कोई काम मेरा कब होता है, मेरी मर्जी से कब होता है? जब वो काम मैंने आजादी के साथ चुना हो। इसको कहते हैं संकल्प की स्वतंत्रता। और कब हम कहेंगे कि आपने आजादी के साथ अपनी मर्जी से काम चुना है? जवाब आएगा जब करने वाले के पास उस काम को करने के समय ज्ञान रहा हो, जब उसके पास एक से ज्यादा विकल्प रहे हो। चाकू के पास कोई विकल्प नहीं है, हाथ पे किसी की गिरा चाकू, अगर हाथ उस पर पड़ा आपका तो चाकू के पास विकल्प नहीं कि काटे या छोड़ दे। इसलिए चाकू काम तो करेगा काटने का, लेकिन जब विकल्प है ही नहीं, उसके पास एक ही विकल्प है, तो आप उसका मूल्यांकन नहीं कर सकेंगे। ये नहीं कह सकेंगे कि चाकू के पास संकल्प की स्वतंत्रता थी, चुनने की आजादी थी। विकल्प एक से ज्यादा नहीं होगा तो आप संकल्प की स्वतंत्रता नहीं रखते, और संकल्प स्वतंत्रता नहीं रखते तो आपके पास स्वैच्छिकता नहीं थी। स्वैच्छिकता नहीं थी तो आप उसके लिए उत्तरदायी नहीं तो मूल्यांकन नहीं होगा। मुझे कोरोना हो जाए मान लो, आप कह दे कोरोना के लिए आप उत्तरदायी हैं, तो क्या मैंने जानबूझकर कोरोना अपने लिए किया? क्या मेरे पास विकल्प था कि मैं कोरोना चाहूं तो हो जाए, चाहूं तो ना हो? अगर मेरी मर्जी से कोरोना नहीं हुआ, मुझे मेरे पास कोरोना होने ना होने का विकल्प दोनों मौजूद नहीं था, मैं नहीं चुन सकता था, तो मैं कोरोना में बीमार पड़ने के बाद उत्तरदायी नहीं होऊंगा, भले मैं मनुष्य हूं। तो विकल्प होना चाहिए। जो काम हुआ उसके लिए मेरे पास विकल्प होना चाहिए। मैंने उस विकल्प के आधार पर ज्ञान के द्वारा उसको चुना हो, और जिस समय मैंने चुना उस समय मेरे ऊपर दबाव ना हो। ऐसा नहीं कनपटी पे हमारे बंदूक लेकर खड़े हो गए। मैं बैंक का कैशियर हूं, मेरी कनपटी बंदूक लगा दिए, कहा बैंक लुटवाओ, मैंने बैंक मन से लुटवाया, सारा पैसा लेके तुम चले गए, चंपत हो, तुम चोर हो। या मान लो मैं ही चोर हूं, तुम्हारी कंपनी बंदूक लगा दिया, तुम कैशियर हो बैंक में, मैं तुम्हारी कंपनी पर बंदूक लगा दिया, कहा पैसा लुटवाओ, तुमने सारा पैसा लुटवा दिया मुझे, मैं लेके भाग गया।
क्या तुम उत्तरदायी हो? नहीं। पैसा तुमने सारा निकाल के दिया मुझे, लेकिन फिर भी तुम उत्तरदायी नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने वो काम किसमें किया है? दबाव में। ऐसा दबाव था कि तुम्हारे विकल्प खत्म हो गए थे। तुम अगर मुझे पैसा न देते, मैं तुमको गोली मार देता। तो आपका मूल्यांकन हम नहीं कर सकेंगे। उस कैशियर को हम ये नहीं कह सकेंगे बड़ा अनुचित काम किया उस कैशियर ने, पैसा निकाल के दे दिया। जब तक विकल्प नहीं होगा, जब तक चुनने की आजादी नहीं होगी, जब तक दबाव से स्वतंत्र रूप से व्यक्ति चयन नहीं करेंगे या कोई भी चयन नहीं करेगा, तब तक संकल्प की स्वतंत्रता नहीं होगी। और संकल्प की स्वतंत्रता नहीं होगी तो स्वैच्छिकता नहीं होगी, और स्वैच्छिकता नहीं होगी तो उत्तरदायित्व नहीं होगा, उत्तरदायित्व नहीं होगा तो मूल्यांकन नहीं होगा, और मूल्यांकन नहीं होगा तो एथिक्स नहीं होगा। अब जरा देखो, ये जो 3 शर्तें हैं कौन पूरा कर सकता है? इसका मतलब इथिक्स के तहत किसी आदमी का मूल्यांकन करने के लिए, कि आदमी छोड़ दो, भी किसी का मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायित्व चाहिए, उत्तरदायित्व के लिए स्वैच्छिकता चाहिए, स्वैच्छिकता के लिए संकल्प की स्वतंत्रता चाहिए, और संकल्प की स्वतंत्रता के लिए ज्ञान, विकल्प की बहुलता और दबाव का अभाव चाहिए। और ये जो शर्तें हैं कौन पूरा कर सकता है? यह शर्तें केवल मानव पूरा कर सकता है। केवल मानव के पास दुनिया में विकल्प है, वस्तुओं के पास नहीं है। चाकू केवल काटेगा, गुरुत्वाकर्षण के नियम से कोई वस्तु ऊपर से नीचे ही गिरेगी, काम फिक्स है। आग में हाथ डाल दोगे, उसी आग में से मुर्गा पका लेते हो, तुम अपना हाथ डाल दोगे, वो भी पक जाएगा, वो भी जल जाएगा। आग में ऐसा नहीं कि तुम्हारा हाथ गया तो आग ने कहा नहीं नहीं हटाओ, तुम आदमी हो, तुम्हारा नहीं जलाऊंगी, मुर्गा ले आओ उसको जलाऊंगी। आग ऐसा नहीं कह सकती। आग के पास विकल्प नहीं है, हमारे पास है। तो केवल इंसानों की दुनिया में विकल्प है। वो चाहे तो सती प्रथा रखें, चाहे तो ना रखें, चाहे तो राजतंत्र चुने, चाहे तो लोकतंत्र चुने, चाहे तो शाकाहार करें, चाहे मांसाहार करें, चाहे बुर्का हिजाब पहने, चाहे ना पहने। हमारी दुनिया में विकल्प है। शेर की दुनिया में विकल्प नहीं है कि चाहे तो चीता, चाहे तो हिरन खाए, मांसाहार करे, और चाहे तो कभी कभी पनीर खा ले, कभी कभी पालक का साग खा ले। शेर की दुनिया में पालक का साग और पनीर खाने का विकल्प नहीं है। तो जब शेर के पास विकल्प नहीं है तो शेर के पास चुनने की आजादी नहीं है। इसलिए शेर का कोई काम स्वैच्छिक नहीं, उसकी मर्जी से नहीं है, और मर्जी से नहीं है तो शेर उत्तरदायी नहीं, और शेर उत्तरदायी नहीं तो शेर का मूल्यांकन एथिक्स में नहीं होगा, क्योंकि शेर के पास विकल्प नहीं है। शेर जैविक दबाव में काम करता है, उसकी शरीर की संरचना ऐसी बनी है कि केवल मांसाहार कर सकता है। शेर के पास ज्ञान भी नहीं क्या अच्छा क्या बुरा है। इसका जिसके पास ज्ञान है क्या अच्छा क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिसके पास एक से ज्यादा विकल्प हैं, जिसके ऊपर हर समय कोई दबाव नहीं रहता, अपनी मर्जी से चुन सकता है, वो संकल्प की स्वतंत्रता रखता है। और जब वो संकल्प की स्वतंत्रता से कोई काम करता है तो हम कहते हैं उसका काम स्वैच्छिक है। जब उसका काम स्वैच्छिक है, उसकी मर्जी से हुआ, तो अपने काम के लिए उत्तरदायी है, और काम के लिए उत्तरदायी है तो उस काम के लिए मूल्यांकन होगा, और मूल्यांकन के लिए चाहिए नीति शास्त्र, मूल्यांकन के लिए चाहिए मानकीय विज्ञान, नीति शास्त्र। इस लिहाज से हम कहेंगे कि ये क्या है? ये केवल मानवीय जगत में पाई जाने वाली दशाएं हैं। हर जगह ये ज्ञान हो जरूर नहीं है। चाकू के पास ज्ञान नहीं, शेर के पास ज्ञान नहीं, इसलिए शेर, चीते जीव विज्ञान के अंतर्गत तो आते हैं। जीव विज्ञान में शेर चीतों का भी अध्ययन हो सकता है, मेढक का भी हो सकता है, आदमी का भी हो सकता है, लेकिन नैतिक विज्ञान में मेढक का, शेर का अध्ययन नहीं होगा। ठीक है? तो जीव विज्ञान में जीव जंतु सब आ जाएंगे, मनुष्य भी आ जाएगा, वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधे आ जाएंगे, भौतिक विज्ञान में पूरी भौतिक दुनिया आ जाएगी, लेकिन नैतिक दर्शन में, नैतिक विज्ञान में सब नहीं आएंगे। केवल वही आएंगे जो संकल्प की स्वतंत्रता रखते हैं।
जो स्वैच्छिकता रखते हैं, जो उत्तरदायित्व रखते हैं, और इस कारण उनका मूल्यांकन होगा, और मूल्यांकन होगा तो मानकीय विज्ञान चाहिए जो एथिक्स है। तो क्या कहोगे उस तरीके से? हम कहेंगे देखिए संबंध ऐसे बना, ये था नीति शास्त्र, और नीति शास्त्र है एक मानकीय विज्ञान, और मानकीय विज्ञान के तौर पर इसका प्रमुख कार्य है मूल्यांकन करना। और ये मूल्यांकन का जो काम करता है, इसके लिए शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? उत्तरदायित्व तय होगा तभी ये मूल्यांकन होगा, स्वैच्छिकता होनी चाहिए, संकल्प की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और संकल्प की स्वतंत्रता से आपने देखा 3 दशाएं जुड़ती हैं, ज्ञान, विकल्प की बहुलता और दबाव का अभाव। और हमने कहा कि ये सारी दशाएं कौन पूरा कर सकता है? ये केवल मानव के संदर्भ में संभव है। इसलिए मानकीय विज्ञान नीति शास्त्र का क्या बन गया? मानव के साथ क्या बन गया? सहसंबंध। मानकीय विज्ञान नीति शास्त्र मूल्यांकन करेगा। मूल्यांकन के लिए किसी को उत्तरदायी बनाना पड़ेगा। उत्तरदायी कोई तभी बनेगा जब वो काम उसकी मर्जी से हुआ है, तभी काम उसका होगा। जब उसका होगा तभी उसका मूल्यांकन कर पाओगे। इसलिए उसकी मर्जी से काम होना चाहिए। स्वैच्छिकता जरूरी है। स्वैच्छिकता तभी होगी जब काम आजाद आदमी ने चुना हो, आजाद व्यक्ति ने चुना हो। और आजाद व्यक्ति ने काम चुना, उसके लिए 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो उसके पास जानकारी होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे उसकी मर्जी से हुआ, पूरी तरह से संकल्प की स्वतंत्रता है। उसके पास एक से ज्यादा विकल्प होने चाहिए, उसके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए। ऐसी शर्तें केवल मानव पूरी कर सकता है। इसलिए मानकीय विज्ञान नीति शास्त्र का मानव से संबंध है। ठीक है, तो पहली बात तुमको समझ में आई होगी कि नीति शास्त्र केवल वहीं लागू होगा जहां संकल्प की स्वतंत्रता हो, जहां स्वैच्छिकता हो। और चूंकि संकल्प की स्वतंत्रता और स्वैच्छिकता ये केवल मानवों की दुनिया में, मानवों के संदर्भ में लागू हो सकती हैं, इसलिए नीति शास्त्र का मानव से संबंध है। बात समझ आई? तो हम कहेंगे नीति शास्त्र केवल वहीं लागू होगा जहां संकल्प की स्वतंत्रता से कार्य हो, और यह केवल मानव के संदर्भ में ही संभव है। यह केवल मानव के संदर्भ में ही संभव है। नीति शास्त्र केवल वहीं लागू होगा जहां संकल्प की स्वतंत्रता से कार्य हो, और यह केवल मानव के संदर्भ में ही संभव है। इसलिए नीति शास्त्र का केवल मानव सह संबंध है। क्लियर हुआ? अब मैं तुमको समझाऊंगा कि इस ज्ञान का मतलब क्या है, और यहां से हम जाएंगे दूसरे सवाल के जवाब में कि शर्तें दशाएं कौन सी हैं। मोटा मोटा तो तुमने जान लिया कि मूल्यांकन का विज्ञान होने का नीति शास्त्र आ जाता। अच्छा, मैं नीति शास्त्र का दूसरा कार्य कर लेता तो भी ऐसे पहुंच जाता। मैंने एक कार्य लेकर तुमको पढ़ाया है, इसके ABCDE 5 कार्य बताए थे, पढ़ाया सिर्फ एक कार्य को, मूल्यांकन वाले कार्य को लेकर पढ़ाया। दुविधा समाधान वाले कार्य को लेकर पढ़ाता तब भी दिखाता कि चूंकि दुविधा केवल मानव की दुनिया में, दुविधा कहां होगी? जहां विकल्प एक से ज्यादा हो। गुजरात मॉडल चुनोगे, केरला मॉडल, विकल्प एक से ज्यादा है। शेर की दुनिया में गुजरात मॉडल है, केरला मॉडल है। विकल्प जहां एक से ज्यादा है, दुविधा वहीं है। चूंकि नीति शास्त्र दुविधा समाधान का विज्ञान है, और दुविधाएं केवल मानव की दुनिया में है, दुविधाएं केवल कृत्रिम दुनिया में। दुविधाएं कहां है? कृत्रिम दुनिया में। हम गुजरात मॉडल से भी दुनिया बना सकते हैं, केरला मॉडल से बना सकते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि हम हिमालय पहाड़ ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ये प्राकृतिक दुनिया हिमालय पहाड़ वाली, वो तुम नहीं बना सकते। तो जो तुम नहीं बना सकते वहां दुविधा नहीं। दुविधा वहां जहां तुमने कुछ बनाया है और उसी को लेकर विवाद है कि ऐसे बनाओ। एक आदमी कह रहा है कि दुनिया तुम अपनी गुजरात मॉडल से बनाओ, एक कह रहा है केरला मॉडल से बनाओ।
दोनों सही लग रहा है, हम किसको चुने? ऐसी दुनिया चूंकि ऐसी दुविधा केवल कृत्रिम दुनिया में है, और कृत्रिम दुनिया चूंकि केवल मनुष्यों की है। कृत्रिम दुनिया मतलब धर्म, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, ये केवल मनुष्यों की दुनिया में है, इसलिए नीति शास्त्र का केवल मानव से संबंध है। तो मैं अगर मूल्यांकन के विज्ञान के बजाय क्या लिखता कि नीति शास्त्र दुविधा समाधान का विज्ञान, दुविधा समाधान का, तो दुविधा समाधान से आगे चलता तो दुविधा समाधान करने के लिए दिखाता कि दुविधाएं क्या होती हैं, जहां विकल्प एक से ज्यादा होते हैं, दोनों सही लग रहे होते हैं, किसका चयन करें, इसको सुलझाने का विज्ञान नीति शास्त्र है। तो फिर मैं आगे कहता कि दुविधाएं तो केवल कृत्रिम दुनिया में पाई जाती हैं, आर्थिक दुनिया में, राजनीतिक दुनिया में, सामाजिक दुनिया में, धार्मिक दुनिया में दुविधाएं तो केवल यही पाई जाती हैं, और ये सब कृत्रिम दुनिया है। कृत्रिम दुनिया तो केवल मानवों की है। शेर चीते संस्कृति और धर्म नहीं बनाते, चाकू और नारियल ने समाज और राजनीति नहीं बनाई। इसका मतलब हमारी जितनी कृत्रिम दुनिया है जहां दुविधाएं, वो सब मनुष्यों की दुनिया है। इसलिए नीति शास्त्र का दुविधा समाधान के विज्ञान के तौर पर केवल मानवों से संबंध है। तो बाकी भी नीति शास्त्र के कार्य लिखे थे, उनसे भी हम आगे चलते तो कहां पहुंच जाते? मानवों की दुनिया में। तो मैं उस सबको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि एक तरीके से एक कार्य से लेकर मैं आपको आगे बढ़ा और आपको मैंने नीति शास्त्र से चल के मानव तक पहुंचा दिया। उल्टा भी कर सकता था, मैं मानव से चलता और मानव की कुछ जरूरतें बनाता कि मानव की एक जरूरत है दुविधा हल करना, और ये दुविधाएं न चाकू के जीवन में है, ना ये दुविधाएं शेर चीतों की दुनिया में है, और वहां से कह देता तब इस दुविधा के समाधान के लिए हमको एक विज्ञान चाहिए जो दुविधा ही केवल मानव की है, इसलिए इसका मानव से संबंध होगा। तो मैं मानव से भी चल सकता था और नीति शास्त्र भी चल सकता हूं। नीति शास्त्र से चलूंगा, मानव तक पहुंचाऊंगा, मानव से चलूंगा, नीति शास्त्र तक पहुंचाऊंगा। अब जरा देखिए, 3 शर्तें जो हैं, पहले सवाल का जवाब हो गया। तुमसे कोई पूछेगा नीति शास्त्र का मानव से संबंध क्यों और कैसे बनता है, तो क्या बताओगे? कहोगे नीति शास्त्र एक मानकीय विज्ञान है, मानकीय विज्ञान के तौर पर नीति शास्त्र का काम मूल्यांकन करना है। ये आचरण का कार्यों का मूल्यांकन करके बताता है क्या उचित अनुचित है। लेकिन चूंकि यह मूल्यांकन का कार्य नीति शास्त्र वही कर सकता है जहां उस कार्य के लिए किसी को उत्तरदायी ठहराया जा सके, और उत्तरदायित्व के लिए स्वैच्छिकता चाहिए, स्वैच्छिकता के लिए संकल्प की स्वतंत्रता चाहिए, संकल्प की स्वतंत्रता के लिए ज्ञान विकल्पों की बहुलता चाहिए, दबाव का अभाव चाहिए, और ये दशाएं चूंकि केवल मानव पूरे कर सकते हैं, इसलिए नीति शास्त्र का केवल मानव से संबंध है। तो एक बार अब जरा ये जो सारी शर्तें हैं, ज्ञान, विकल्प की बहुलता, दबाव का अभाव, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ज्ञान का मतलब क्या है। आपने ये मोटे मोटे तौर पर समझ लिया कि नीति शास्त्र मानव सहसंबंध में हमको ये समझना था कि नीति शास्त्र मानव का संबंध कैसे बनता है, केवल मनुष्य से क्यों बनता है। आपने देखा कि नीति शास्त्र वही काम करेगा जहां ज्ञान हो, जहां विकल्प की बहुलता हो, जहां दबाव का भाव हो, और ये केवल मानव के संदर्भ में संभव है, इसलिए नीति शास्त्र का मानव से संबंध। मैंने कहा कोई पूछेगा तो आप इस तरीके से बात बताएंगे, आपको रिवीजन करना होगा तो भी आप इस तरीके से रिवीजन करेंगे। अगर आपको लगा जिस मैंने बोला उसको सुन के अपनी कॉपी में आपको बाएं साइड में, दाहिनी साइड में तो जो मैंने बनाया ये बना लेना, बाएं साइड में इसकी समरी छोटी सी लिख लेना कि नैतिकता एक मानकीय विज्ञान है, मानकीय विज्ञान के तौर पर नैतिकता ये काम करती है, जो गोला मैंने बनाया उसमें सारे काम उसमें से उतार लेना वहीं बगल में बाएं पेज पे, और इन कामों में से जो एक प्रमुख कार्य मूल्यांकन का, उसको करने के लिए, कृत्य का मूल्यांकन करने के लिए नैतिकता को कुछ दशाएं चाहिए, वो दशाएं ये हैं, और इन दशाओं को चूंकि केवल मनुष्य पूरा कर सकता है, इसलिए नीति शास्त्र का केवल मानव से संबंध है। तो ऐसा बता के फिर एक एक शर्त को क्या करोगे, समझाओगे ज्ञान का मतलब क्या है, विकल्प की बहुलता का मतलब क्या है। तो हम शुरू किससे करने जा रहे हैं? हम शुरू करने जा रहे हैं ज्ञान की शर्त। तो कुछ ऐसी बात है, ये नीति शास्त्र है, इस नीति शास्त्र में मूल्यांकन है, मूल्यांकन के लिए उत्तरदायित्व, स्वैच्छिकता, और इन दोनों का संबंध जुड़ा संकल्प की स्वतंत्रता से, और संकल्प की स्वतंत्रता का संबंध जुड़ा ज्ञान, विकल्पों की बहुलता और दबाव का अभाव। पहली शर्त ज्ञान का क्या मतलब है, इसको हम सीखने जा रहे हैं ना? ज्ञान का क्या आशय है। इससे दूसरा सवाल जो मैंने लिखा था, क्या किन लोगों के संबंध में, मनुष्यों से तो बन गया, लेकिन किन मनुष्यों में? आप पाएंगे सारे मनुष्यों को भी ये ज्ञान की शर्त जब हम खोलेंगे, सारे मनुष्यों के पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं, इसलिए नीति शास्त्र मनुष्यों में सबका मूल्यांकन नहीं कर सकेगा। जिनके पास ज्ञान होगा केवल उन्हीं मनुष्यों का मूल्यांकन नीति शास्त्र कर सकेगा। तो सवाल उठेगा ज्ञान है क्या, ज्ञान का क्या आशय है। हम सीखने जा रहे हैं ज्ञान का आशय। इसके 2 आशय होंगे, जिससे हम कहेंगे कि एथिक्स इन्हीं आशय के होने पर मनुष्यों के साथ काम करेगा। तो किन मनुष्यों के साथ काम करेगा, दूसरा सवाल था तुम्हारा। पहला सवाल था क्यों, कैसे जुड़ता है, वो उत्तरदायित्व, स्वैच्छिकता, संकल्प, स्वतंत्रता, तुमने समझ लिया। मनुष्यों में भी कुछ ही मनुष्यों के साथ नीति शास्त्र जुड़ेगा, कब जुड़ेगा, किनके साथ जुड़ेगा, कब और किनके साथ, ये सवाल का जवाब हम ढूंढ रहे हैं। देखेंगे इसमें केवल ज्ञान वाले मनुष्यों के साथ जुड़ेगा, और ज्ञान सबके पास नहीं है। तो ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का 2 मतलब है। एक, आदर्शों एवं
मानकों का ज्ञान, इनकी बौद्धिक समझ। आप किसी तोते को ये बोलना तो सिखा सकते हैं कि मान लीजिए बोलने लगे, आपने कहें नैतिकता का पालन करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, तोता भी बोलने लगा चोरी नहीं करनी चाहिए। ऐसे तोते आपने देखे होंगे जो बोलते हैं, आपने कहते चोरी नहीं करनी चाहिए, तोता भी कहा चोरी नहीं करनी चाहिए, तो क्या तोते के पास ज्ञान आ गया? नहीं। तोता बोल लेता है वो, लेकिन चोरी नहीं करनी चाहिए इस नैतिकता को समझ नहीं सकता वो। चोरी क्या होगी, क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, ये तोते के पास समझ नहीं होगी। इसलिए तोता भले बोले कि चोरी नहीं करनी चाहिए, हम तोते का नैतिक मूल्यांकन कभी नहीं करेंगे। ये नहीं मान लेंगे केवल चोरी नहीं करनी चाहिए बोलने मात्र से तोते के पास ज्ञान आ गया। ज्ञान का मतलब उसकी समझ होनी चाहिए। तो केवल मनुष्य हैं जिनको चोरी नहीं करनी चाहिए इस आदर्श की, इस मानक की समझ हो सकती है। बड़ों का आदर करना चाहिए इस मानक की समझ हो सकती है। झूठ नहीं बोलना चाहिए इस मानक की समझ हो सकती है। ये मतलब सामान्य जो बातें आप चाहिए के साथ सुनते हैं, उनकी समझ केवल मनुष्यों के पास। भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए इसकी समझ हो सकती है। तो और सबके पास नहीं हो सकती, आप देखेंगे आगे चल के बच्चों के पास नहीं होगी। मनुष्यों में बच्चे मनुष्य हैं, लेकिन 6 साल का बच्चा, उसको आप सिखा दीजिए चोरी नहीं करनी चाहिए, बोलेगा चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब इसके पास बौद्धिक समझ नहीं है। इसलिए मनुष्य होते हुए भी नैतिकता के मूल्यांकन के दायरे में नहीं आएगा। कभी 6 साल के बच्चे को हम नहीं कहते कि ये काम तुमने उचित किया, अनुचित किया, नैतिक किया, नैतिक किया। हम नहीं कह सकते। कुछ लोग कहते होंगे लेकिन गलत कहते हैं, क्योंकि उचित अनुचित नैतिक अनैतिक समझने के लिए, उसका ऐसा मूल्यांकन करने के लिए पहले बच्चे के पास समझ हो। इसलिए आप देखेंगे कि हमने बहुत सारे नए कानून बनाए हैं जिनमें स्कूलों में बच्चे भेजे जाते हैं, उनको पिटाई टीचर नहीं कर सकते। पिटाई करने का मतलब टीचर ने उसको दंड दिया। दंड देने का मतलब टीचर ने माना कि वो उत्तरदायी है शरारत के लिए। उत्तरदायी होने का मतलब उसके पास संकल्प क्षमता, संकल्प क्षमता मतलब उसके पास ज्ञान है। बच्चा तो ज्ञानी नहीं है, तो ज्ञानी नहीं, समझ नहीं, तो उसके पास संकल्प क्षमता नहीं, संकल्प क्षमता नहीं तो उसके पास स्वैच्छिकता नहीं, स्वैच्छिकता नहीं तो उत्तरदायी नहीं, और उत्तरदायी नहीं तो उसकी पिटाई नहीं हो सकती। इसलिए हमारे स्कूलों में अगर टीचर स्टूडेंट की पिटाई करे तो उसको जेल भेज दिया जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। पहले टीचर हमारे पीटते थे, लेकिन हम नया कानून जो बना उसने क्या कहा, स्टूडेंट की पिटाई नहीं कर सकते। इसलिए पाओगे हमारे दंड विधान में भी, अगर आप जुवेनाइल हैं, 18 साल से कम उम्र के हैं, 16 साल से कम उम्र के हैं, तो आप वही अपराध करेंगे, आपको सजा नहीं दी जाएगी, सुधार के लिए भेजा जाएगा। 18 साल से ऊपर के हैं, आप वही अपराध करेंगे, फांसी हो सकती है। 18 साल से पहले आपने काम किया, 16 साल से पहले किया, तो हम मानते हैं कि अभी परिपक्व नहीं है, समझ नहीं है। इसलिए हमारे जस्टिस सिस्टम में एक ही अपराध करने पर बच्चे के लिए और वयस्क के लिए सजा एक नहीं है। बच्चे को सजा देते नहीं, इनफैक्ट कहते सुधारेंगे, सुधार गृह भेजते हैं, करेक्शन होम भेजते हैं। तो एक तो इसका मतलब आदर्शों की समझ, मानकों का ज्ञान, और दूसरा है इसका मतलब परिणामों का, किसी कार्य के परिणामों का ज्ञान। कैसे परिणामों का ज्ञान? 2 तरह के, निश्चित परिणाम और दूसरा संभावित परिणाम। किसी कार्य के परिणामों का ज्ञान, निश्चित और संभावित। कोई काम किया, आप उसका परिणाम नहीं जानते थे, तो आप उसके लिए उत्तरदायी नहीं माने जाएंगे, भले मनुष्य हो। आपने कोई काम किया, उसके संभावित परिणामों में भी वो शामिल नहीं जो परिणाम उत्पन्न हो गया। आपने कार्य किया एक परिणाम को समझ के, लेकिन परिणाम उत्पन्न हो गया ना जो निश्चित था उसके साथ ना संभावित था, आप उत्तरदायी नहीं माने जाएंगे, भले मनुष्य हो। अभी समझाता हूं, उसके उदाहरण देता हूं। तो निश्चित परिणाम और संभावित परिणाम का ज्ञान आपके पास है, आप उत्तरदायी माने जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई परिणाम उत्पन्न हो गया जिसको आप जान ही नहीं सकते, ना उस कार्य का निश्चित परिणाम है ना संभावित है, तो आप उत्तरदायी नहीं माने जाएंगे। तो देखते हैं, उदाहरण बनाते हैं। पहले वाले का उदाहरण बनाते हैं, इधर वाले का, पहले नहीं दूसरे वाले का, किसी कार्य के परिणामों का ज्ञान। एक उदाहरण मैं कक्षा में अक्सर देता हूं, रोचक इसलिए देता हूं क्योंकि कई बार आप रोचक उदाहरणों में ज्यादा रुचि लेते हैं। रोचक उदाहरण आपको लंबे समय तक याद रह जाते हैं, तो उदाहरणों के साथ के सहारे आपको कॉन्सेप्ट भी याद रह जाता है। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, सुनिएगा, जिससे हम ज्ञान की तरफ समझेंगे। और हम ढूंढ रहे हैं दूसरे सवाल का जवाब कि नीति शास्त्र किन मनुष्यों के और कब कब मूल्यांकन करने का विज्ञान है। नीति शास्त्र हमेशा मूल्यांकन नहीं करेगा, सारे मनुष्यों का नहीं करेगा, मनुष्यों के अलावा तो किसी का करेगा ही नहीं, पशुओं पक्षियों का, वस्तुओं का करेगा ही नहीं, लेकिन मनुष्यों में भी हमेशा नहीं करेगा। सुनना, एक एग्जांपल सुनो। मान लो एक लड़का और लड़की पीडब्ल्यू के क्लास में आते हैं, एक्स और वाई, दोनों ने यूपीएससी की क्लास साथ साथ की और दोनों में क्लास करते करते आपस में प्रेम हो गया, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब जब पसंद करने लगे तो उन्होंने पता किया कि कहाँ रहती लड़की, लड़के ने पता किया, पाया क्यों, तो दोनों दिल्ली में रह के ही पीडब्ल्यू की कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन वो रहते दिल्ली में ही एक जगह मुखर्जी नगर में। दोनों मिले, फिर मिलने लगे, साथ चाय पीने जाने लगे, लंच करने जाने लगे, रोज डे, टेडी डे, चॉकलेट डे पे
लड़के ने गिफ्ट दिए, वैलेंटाइन डे पे फूल दिया, दोस्ती प्यार में बदल गई। अब जब दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई, दोनों ने एक दूसरे को वायदा भी कर दिया, एक दूसरे के साथ शादी करेंगे, कमिटमेंट दे दिया। लेकिन एक समस्या आई, लड़की के घर वाले उच्च जाति के हैं, लड़का उनसे निम्न जाति का है। लड़की ने कहा कि मैं घर वालों को बताऊंगी तो शादी के लिए तुमसे तैयार नहीं होंगे, लेकिन मैं शादी तुमसे ही करूंगी। इसलिए लड़की ने कहा कि एक ही तरीका है, अगर मैं आईएएस बन जाऊं तो आईएएस बनने के बाद फिर घर वाले मेरे पर दबाव नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि मेरी पहचान मेरे घर वालों से बड़ी हो जाएगी, तो हमारी शादी होना आसान हो जाएगा। अब लड़का लड़की दोनों आईएएस के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन लड़के को जब ये बात पता चली कि ये अगर आईएएस बन जाए तो मेरे साथ शादी हो जाएगी, अन्यथा इसके परिवार वाले लोग बहुत अड़ंगा डालेंगे, इसको धमका सकते हैं, मारने की धमकी दे सकते हैं, थोड़े अपने क्षेत्र के माफिया किस्म के लोग हैं, मुझे मरवा सकते हैं, लेकिन आईएएस बन गई तो फिर कुछ नहीं करवा पाएंगे मेरा। इसलिए लड़के ने अपने आईएएस बनने से ज्यादा लड़की के आईएएस बनने पर जोर दिया। क्या किया? लड़के का विषय था फिलॉसफी ऑप्शनल, लड़की का विषय था हिंदी साहित्य। लड़के ने अपना ऑप्शनल छोड़ के हिंदी साहित्य की तैयारी करवानी लड़की को शुरू कर दी। उसका 20% नोट्स उसने बनाया, 25% नोट्स उसने बनाया, उपन्यास पढ़ के महाभोज, मोहन राकेश का कालिदास वाला नाटक, आषाढ़ का एक दिन पढ़ के अपनी गर्लफ्रेंड का नोट्स तैयार किया। अब लड़की की तैयारी में दो दिमाग लग गए, लड़की का दिमाग तो लगा ही था, लड़के का भी लग गया। इस वजह से लड़की वाकई आईएएस बन गई, लेकिन लड़का उसका फिलॉसफी तैयार नहीं हो पाया। लड़की आईएएस बन गई तो लड़के को होश आया कि मैं तो अपनी तैयारी कर ही नहीं पाया। लड़का बहुत बुद्धिमान है, लेकिन अपनी तैयारी नहीं कर पाया, इसलिए सिलेक्ट नहीं हुआ। अब जब वो सिलेक्ट हुई लड़की तो साथ में रहने लगा, उसमें एक अटेम्प्ट खराब हो गया, चिंता होने लगी मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा। और फाइनली उसके अटेम्प्ट खराब हो गए, 2-3 जो बच्चे थे, आईएएस नहीं बन पाया। आईएएस नहीं बन पाया तो उसने फिर पीसीएस की तरफ रुख किया, और पीसीएस में भी बहुत अच्छा नहीं कर पाया, अपने टैलेंट से बहुत नीचे तहसीलदार बन गया, किसी राज्य में, यूपी में, बिहार में तहसीलदार बन गया। अब लड़की आईएएस, लड़का तहसीलदार। पहले दोनों को लगता था कि लड़की भी अगर आईएएस बन जाएगी, लड़का भी आईएएस बन जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन अब जब रियलिटी दोनों के सामने आई, लड़की का सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ऊपर, नौकरी बहुत ऊपर, तहसीलदार तो पूरी जिंदगी नौकरी करेगा, आईएएस नहीं बन पाएगा, तो लड़के को डर लगा कि कहीं अब लड़की जो है लबासना में ट्रेनिंग गई है, वहीं किसी आईएएस को न ढूंढ ले। बड़ी चिंता जाहिर की उसने, लड़की को याद दिलाया कि मैंने तुम्हारे विषय की तैयारी करवाई है। लड़की ने कहा कि घबराओ मत, मैं तुमसे शादी करूंगी, मेरा प्यार सच्चा है। और लड़की ने अपना वायदा निभाया, तहसीलदार से शादी कर ली। शादी तो हो गई। शादी होने के बाद लड़की को भी वही काडर मिल गया जिस काडर में तहसीलदार है, यूपी काडर दोनों को मिल गया, मतलब यूपी में तहसीलदार है, उसको यूपी काडर मिल गया। तहसीलदार का तो कोई काडर नहीं होता, तो प्रदेश सेवा है ही। और संयोग से लड़की जिस जिले में पोस्टेड हुई पहली बार, उसी के बगल वाले एकदम 20 किलोमीटर दूर सीमा से लड़के को एक तहसील मिल गई, उसमें तहसीलदार बन गया। रहते दोनों एक ही घर में, लड़की जो आईएएस उसको घर मिला है, उसमें तहसीलदार भी रहता है, अपने दफ्तर कार से आता जाता है। दोनों की जिंदगी कुछ दिन तो बढ़िया चली। लड़का लड़की के लिए बड़ा कृतज्ञ है कि इसने मेरे तहसीलदार होने के बावजूद, नौकरी में मेरे कद प्रतिष्ठा के नीचे होने के बावजूद वायदा निभाया। लेकिन कुछ समय बाद लड़के का मेल ईगो ऊपर आने लगा। पुरुषों में एक ईगो होता है, वो अपने से ज्यादा सफल औरत को नहीं पचा पाते। लड़कियां अपने से ज्यादा सफल मर्दों को पचा लेती हैं, लड़के नहीं पचा पाते, क्योंकि पुरुषों को ना थोड़ा डोमिनेट करने की आदत है। लेकिन जब उनकी पत्नी उनसे ज्यादा ऊपर चली जाती है तो डोमिनेशन सहती नहीं, जब सहती नहीं तो पुरुषों के लिए दिक्कत होती है। तो लड़के को थोड़ी दिक्कत आने लगी। प्लस जब ये दोनों साथ साथ कहीं जाते थे तो लड़का अक्सर लोगों को कानाफूसी गॉसिप करते सुनता था, जहां लोग कहते थे कि पता नहीं क्या देख के मैडम ने इस तहसीलदार शादी कर ली। लड़के को बड़ा बुरा लगता था। लोग देखते थे कि जहां बहुत सारे आईएएस इकट्ठा हुए होते थे, वहां तहसीलदार जा ही नहीं पाता था उनके पास। लड़की का अपना ग्रुप अलग बन जाता था, एक टेबल पर सारे आईएएस बन के खाना खा रहे हैं, उनका हस्बैंड है, दूसरी टेबल पर कहीं तहसीलदारों के साथ बैठा हुआ है। अब उसको बात पिंच करने लगी। लड़की ने उसको कई बार कहा कि तुम बैठा करो, मेरे साथ ही बैठा करो, कोई बात नहीं, आईएएस के दबाव मत आया करो। हम फंक्शन में जब जाते हैं तो वहां आईएएस तहसीलदार नहीं होते, लेकिन इसको खुद ही लगता है कि बगल के जिले का कलेक्टर आया हुआ है, अब उसके साथ टेबल पर कैसे बैठूं, उसका आदेश रोज मानता हूं। तो लड़का खुद हीन भावना का शिकार हो गया। इस कारण से हीन भावना का शिकार होने पर उसको अवसाद रहने लगा, या एक तरह से कह लो डिप्रेशन में रहने लगा, शराब पीने लगा। और शराब पीने के कारण उसने घर में घरेलू हिंसा शुरू कर दी, अपना फ्रस्ट्रेशन घर में निकालने लगा। पीने होने के बाद लड़की से पिटाई करने लगा। लड़की ने उसको कई बार समझाया कि देखो मैं तुमसे पद में इतनी बड़ी हूं कि अगर मैं शिकायत कर दूंगी तुम जेल चले जाओगे। पुरुष हो, तुम्हारी मसल्स ज्यादा मजबूत है, मांसपेशियां मजबूत है, इसलिए तुम मेरे साथ हिंसा कर लेते हो। मैं शिकायत करूं तुम जेल चले जाओगे, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूं इसलिए शिकायत नहीं करती, तुम ऐसा छोड़ दो ये काम। लड़का होश में आता था, सब बात मान लेता था, रोता होता भी था। लड़की से कहता था आगे से नहीं करूंगा, लेकिन फिर कहीं किसी फंक्शन में गया, फिर हीन भावना का शिकार हुआ, फिर पिटाई कर देता था। लड़की बड़े पशुपेश में है। अगर वो इसके खिलाफ शिकायत करेगी पुलिस में तो पूरे जिले में उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी कि तो मैडम तो इतना बड़ा बड़ा अपना दावा करती है मीटिंग में, महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, और घर में खुद ही अपने पति से पिट रही हैं, इतनी कड़क दिखती हैं बाहर और घर में पिट रही हैं। तो उस लड़की को लगता है कि मैं शिकायत तो कर सकती हूँ, पति को जेल भिजवा सकती हूँ, लेकिन पब्लिक में बात जाएगी तो मेरी इमेज टूटेगी। इसलिए वो मजबूरी में सह रही, और जितना सहती जा रही उतना ही लड़का घरेलू हिंसा और कर रहा, क्योंकि प्रतिरोध नहीं कर रही हो, समझा रही हर बार।
ऐसा लड़की थोड़ी गांधीवादी भी थी, उसको लगता था कि आदमी का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, प्यार से समझाएंगे एक दिन उसकी अंतरात्मा जाग उठेगी। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ, लड़की भी अवसाद में जाने लगी, उसको बाहर जाने में दिक्कत होने लगी कि कहीं चेहरे पे हिट कर दिया, कोई स्पॉट है, अगले दिन जाएगी, उसको मेकअप से ढकने की कोशिश करती थी, उसको बुरा लगता था कि लोगों को अगर ये पता चल गया कितनी शर्मिंदगी होगी मेरे लिए, घुट घुट के जीने लगी। कई बार समझाया, नहीं माना लड़का। एक दिन लड़की ने समझ लिया कि गांधी का जो दर्शन है वो फर्जी है, हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा है। कहते हैं गांधी के दर्शन में कि एक गाल तुम्हारे कोई थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो। अब लड़की तो एक बार हिंसा की, दूसरी बार सही, तीसरी बार सही, हिंसा इसकी खत्म ही नहीं हो रही, थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहा है। एक दिन लड़की ने तय किया कि गांधी जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर भगत सिंह और कार्ल मार्क्स की आत्मा आ गई। कार्ल मार्क्स और भगत सिंह कहते हैं क्रांति कर दो, अत्याचारी के खिलाफ हिंसा करो। उसके दिमाग में भगत सिंह आ गए, उसने कहा बदला लूंगी, अब न्याय करूंगी। कैसे बदला लेगी? उसने कहा अपने पति को चूहे की मौत मारूंगी। अभी पति नहीं रह गया, जल्लाद बन गया, ये हमारा वो बॉयफ्रेंड नहीं है जो हमारी केयर करता था, बदल चुका है, उसको चूहे की मौत मारूंगी। कैसे मारेगी चूहे की मौत? बाजार से 4 पैकेट चूहा मार दवा लाई, ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ली, और सारे खाने में खुद उठ के सारा खाना पकाया सुबह 5 बजे मेड के साथ, फिर मेड को किसी काम के बहाने भेजा कहीं, और सारे खानों में, पूरी में, भाजी में, पुलाव में, खीर में, सब में 1 पैकेट चूहा मार दवा मिला दी। कुछ भी खाएगा तो चूहे की मौत मरेगा। दे दिया 5 डब्बे का बड़ा सा टिफिन पैक करके, कम भी खाए तो मारा जाए। अब उस पति ने, उस लड़के ने उसके एक रात पहले घरेलू हिंसा की थी, और सुबह उसको 5 डब्बे का पूरी, पुलाव, भाजी, खीर, मालपुआ, इतने ढेर सारे पकवान का टिफिन मिला है, लेके निकला। लड़की में भगत सिंह आए, बदला लेने के लिए उसने दवा, चूहा मार दवा मिला दी खाने में, लेकिन लड़के में आज गांधी जाग उठे, आज गांधी काम कर गए। लड़के में हो गया हृदय परिवर्तन, उसमें ग्लानि बोध पैदा हो गया कि मेरी पत्नी कितना प्यार करती है मुझे, कितना ध्यान रखती है मेरा, और मैं उसके साथ ऐसा अत्याचार करता हूं। उसके मन में ग्लानि बोध पैदा हुई, और ग्लानि बोध पैदा हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ, तो उसने सोचा कि आज ऑफिस से लौट के अपनी पत्नी से माफी मांगूंगा, आज के बाद कभी घरेलू हिंसा नहीं करूंगा। उसके अंदर बदलाव आ गया, और इतना बदलाव आया, इतना ग्लानि बोध आया कि उसने तय किया आज खाना भी नहीं खाऊंगा। तो 5 डब्बे का टिफिन करेगा क्या? एक रेड लाइट पर, लाल बत्ती पर, ट्रैफिक लाइट पर इसकी गाड़ी रुकी। उस ट्रैफिक लाइट पर बहुत सारे भिखारी अक्सर भीख मांगते रहते हैं, सब इसको जानते हैं क्योंकि रोज इसी रूट से आता जाता है, अपनी गाड़ी को उत्तर प्रदेश सरकार लगाया रहता है, आज तक इसने 1 पैसा किसी को दिया नहीं है, इसलिए भिखारी इसके पास आती नहीं, इसकी गाड़ी पास आती नहीं। आज उसने एक भिखारी को बुलाया, उसके जो लीडर भिखारी का, उसको बुलाया, इधर आओ। आया, पूछा क्यों भीख मांगते हो? भिखारी ने कहा देखो साहब, धंधे का टाइम है, फिलॉसफी पूछनी है तो रेड लाइट पार करके वहां रुको, तब आके बताऊंगा। कहा मैं भी यूपीएससी की तैयारी किया हूं, आप उत्तर प्रदेश सरकार का बोर्ड लगा गाड़ी में जा रहे हो, हम भी यूपीएससी की तैयारी किए, उधर कुछ नहीं हुआ तो इधर आए। फिलॉसफी विषय मेरा था, दर्शन समझना है भीख का, तो आगे रेड लाइट क्रॉस करके रुको, अभी आऊंगा बताऊंगा। धंधे टाइम नहीं, 3 मिनट की रेड लाइट है, अभी धंधा करने दो। उसने कहा नहीं, आज मैं तुमको कुछ दूंगा, बताओ। उसने कहा कि आप पढ़ लिख के अफसर बन गए, इतना सरल सवाल आपसे पूछ रहे हैं, इंटरव्यू में इतना सरल सवाल मुझसे पूछा गया होता तो मैं तो आईएएस बन गया होता, मेंस लिखा था, सफल भी हुआ था, इंटरव्यू फेल कर गया, इसमें क्या है भाई? अरे मैं भीख इसलिए मांगता हूं क्योंकि इससे मेरी रोजी रोटी चलती है, खाना खुराक चलता है। तो उसने कहा जब खाना खुराक के लिए भीख मांगते हो तो लो आज 5 डब्बे का टिफिन ले जाओ, सारे भिखारी मिलकर खाना ऐश करो आज। भिखारी को लगा कि पता नहीं आज क्या हो गया इसको, वो भी खुश हो गया, खुशबू आ रही थी टिफिन से ही, एक डब्बा खुला उससे ही, उसने लपक के 5 डब्बे वाला टिफिन ले लिया, और 4 भिखारियों ने मिलकर वो खाना खाया, और चारों चूहे की मौत मारे गए। खाना दिया इसने हमारे तहसीलदार ने, भिखारी मर गए। क्या हम ये कहेंगे कि इस तहसीलदार ने बहुत अनैतिक काम किया? क्या इसका नैतिक मूल्यांकन करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि तहसीलदार ने जो खाना दिया वो कार्य किया, खाना देना कार्य है, उस कार्य का एक निश्चित परिणाम आ सकता है भूख मिटना, अब दूसरा परिणाम आ सकता है संभावित ज्यादा खाना कोई खा ले, इंडाइजेशन हो जाए, पेट खराब हो जाए, अपसेट हो जाए स्टमक, यही तो परिणाम आ सकते हैं खाना खाने। खाना खाने से कोई मरता नहीं, ना संभावित परिणाम खाने का मरना है, ना निश्चित परिणाम खाने का मरना है, ये तो हो गया। तो इस तहसीलदार को इसका ज्ञान नहीं हो सकता था खाना देते समय कि खाना देने से कोई मर जाएगा, क्योंकि खाना देने के या खाना खाने के परिणामों में न निश्चित में न संभावित में कहीं मरना शामिल नहीं। क्या कहेंगे? उसने जानबूझकर मारने की नियत से खाना नहीं दिया था, उसने तो भूख मिटाने की नियत से खाना दिया था, लेकिन परिणाम तो उससे अपोजिट आ गया, जिस परिणाम का उसको ज्ञान नहीं हो सकता था। इसलिए यद्यप तहसीलदार के दिए खाने से वो भिखारी मर गए, फिर भी तहसीलदार अपने इस कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं है, इस कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो हम कहेंगे किस रूप में उत्तरदायित्व होगा तुम्हारा? जब तुमने जो काम किया उसका परिणाम तुम जानते हो, क्या क्या परिणाम जानते हो, यह निश्चित परिणाम आ सकता है, संभावित, वही परिणाम जो तुम जानते हो आएगा तो तुम उसके लिए उत्तरदायी हो। कोई अप्रत्याशित परिणाम आ गया तो उसके उत्तरदायी नहीं।
तो मनुष्यों का निःश्वास मूल्यांकन तो करेगा, लेकिन तभी करेगा कि उस कार्य के परिणामों का मनुष्य को ज्ञान हो और वही परिणाम आए जिनका ज्ञान हो। हाँ, हालांकि इसमें ये नहीं कह सकते आप कि किसी को परिणामों का ज्ञान नहीं है तो हम उसको उत्तरदायित्व से बाहर कर देंगे। हम कहेंगे तुम काम करने से पहले परिणाम पता करो। तुम परिणाम जान नहीं सकते थे, अवयस्क थे, 4 साल के बच्चे हो, तब तुमको बाहर कर देंगे, तुम्हारा मूल्यांकन नहीं होगा। लेकिन ये मत सोच लेना कि कोई भी काम करे और कह दे कल को मुझे परिणाम नहीं पता था। कहीं परिणाम पता करके काम किया करो। परिणाम पता होना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपको चाह कर भी आप परिणाम पता नहीं कर सकते थे, अब खाना देने से आदमी मर जाएगा, मैं कैसे पता कर लेता? मुझे कैसे पता था कि मेरी पत्नी ने आज जहर मिला दिया? इस रूप में इसका मूल्यांकन नहीं होगा। दूसरा, आदर्शों मानकों की समझ। मैं किसी ऐसी स्थिति में हूं जिसके आदर्श मुझे पता ही नहीं। मैं एक आदिवासी समुदाय में गया, मैंने कोई काम ऐसा कर दिया इसको आदिवासी अनैतिक मानते हैं, उन्होंने मुझे पकड़ के दंडित कर दिया, सही नहीं है, तो मुझे तो आदर्श पता ही नहीं कि ये बात ये नैतिक मानते हैं अनैतिक मानते हैं। तो जब तक मेरे पास ज्ञान नहीं होगा तब तक आप मुझे दंडित नहीं कर सकते, तब तक मेरा मूल्यांकन नहीं कर सकते। जैसे इसी आधार पर इधर वाला उदाहरण कौन सा था? इधर वाला उदाहरण तुमने देखा किसका? तहसीलदार जिसके खाना देने से 4 भिखारी मारे गए, लेकिन इसका नैतिक मूल्यांकन नहीं हुआ। अब बाएं साइड में तुम अपना उदाहरण चाहो तो लिख लेना सरल में, संक्षेप में। इधर वाला इसका क्या उदाहरण है? हमारा कानून है आरटीई, आरटीई, राइट टू एडुकेशन, राइट टू एडुकेशन। आरटीई कानून में क्या कहा गया है? कहा गया बच्चे को टीचर मार नहीं सकते। हमारी जनरेशन में टीचर खूब ढूंढते थे, माँ बाप ही कह देते थे ले जाके कि संकोच मत करिएगा गुरुजी, सुधार दीजिएगा। गुरुजी भी कोई संकोच नहीं करते थे। बच्चा अगर घर आके कहता था आज टीचर ने मुझे पीटा, तो पिताजी भी पहले 2 तमाचा लगाते थे, जरूर कुछ शरारत की होगी, वहां भी पीटा यहां भी पीटा। आज टीचर अगर बच्चे को पीटेगा तो जेल जाएगा। कानून है। क्या कानून है? हमारा आरटीई कहता है कि बच्चा क्या है? ये कहता है कि बच्चा डॉली इनकैपेक्स है। डॉली इनकैपेक्स, डॉली इनकैपेक्स मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, इनकेपेबल ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, जो गलत करने में सक्षम ही ना हो। हमारा आरटीई कानून कह रहा है बच्चा गलत करने में सक्षम ही नहीं है। क्यों सक्षम नहीं? क्योंकि गलत करने में वही सक्षम होता है इसको पहले सही गलत का ज्ञान हो। एक बच्चे के पास सही गलत की समझ भी नहीं आई है। बच्चा शरारत करना उसका काम ही है, नेचर है उसका। इसलिए आप बच्चे को ये इसने गलत किया इस आधार पर दंडित करेंगे? नहीं कर सकते। दंडित करने के लिए आपको बच्चे को उत्तरदायी बनाना पड़ेगा, और उत्तरदायी बनाने के लिए बच्चे का मूल्यांकन करना पड़ेगा, और मूल्यांकन करने के लिए आपको देखना पड़ेगा बच्चे के पास क्या ज्ञान है। बच्चे के पास ज्ञान नहीं है। आप 1 साल के किसी बच्चे को गोद में उठाइए, आपका बाल पकड़ ले, लंबे बाल आपके पकड़ ले, बड़ी मुश्किल से आप छुड़ा पाए। अभी आप कहते हैं क्या कि 1 साल के बच्चे ने बड़ा अनैतिक काम किया? आप कभी नहीं कहते किसने अनैतिक काम किया। लेकिन आप अपने 22 साल के दोस्त से मिले, आप दोस्त से मिले, हाथ मिला, उसने तुम्हारा बाल पकड़ के खींच दिया, अब तुम कहोगे तुमने अनैतिक काम किया। 22 साल के आदमी ने वही काम किया, तुमने अनैतिक कहा। 1 साल के बच्चे ने वही काम किया, तुमने अनैतिक नहीं कहा। मतलब 1 साल का बच्चा मनुष्य होने के बावजूद नैतिकता के मूल्यांकन के दायरे से बाहर है। क्यों बाहर है? क्योंकि 1 साल का बच्चा भी अबोध है। अबोध का मतलब नहीं, बोध का मतलब ज्ञान, अभी अबोध है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं, इसलिए वो उचित अनुचित वाले मूल्यांकन के दायरे में नहीं आएगा। हमारे आरटीई कानून ने इसी आधार पर स्कूलों में पिटाई पर बैन लगा दिया कि बच्चे के पास अभी ज्ञान ही नहीं है, नैतिक समझ नहीं है, इसलिए आप उसकी पिटाई नहीं कर सकते। क्योंकि दंड देने के लिए पहले उत्तरदायी बनाना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा। कह दिया मूल्यांकन नहीं कर सकते तुम इस आधार पर, समझाओ बुझाओ। अभी उसको 10-12-15 साल लगेगा समझदार बनने में, तब मूल्यांकन शुरू हो जाएगा, तब फिर उसको गलत काम करेगा, राजदंड दे देगा, जेल भेज देगा। लेकिन उसके पहले समझाना पड़ेगा। पश्चिम में तो स्कूलों में नहीं, माता पिता के भी बच्चे के मारने पर प्रतिबंध है। माता पिता भी घर में बच्चे को मार नहीं सकते, क्योंकि वही नियम वहां बच्चों के संदर्भ में घर के अंदर माता पिता के ऊपर भी लागू होता है, जो भी हमने केवल स्कूलों में लागू किया है। तो आरटीई कानून, जुवेनाइल जस्टिस, इन सबसे क्या पता चलता है कि हम अल्पवयस्क बच्चे को, अवयस्क बच्चे को अभी ये नहीं मानते को ज्ञानी है, अभी मानते अबोध है, समझदार नहीं है। इसलिए आरटीई कानून में, जुवेनाइल जस्टिस में क्या करते हैं? इसी ज्ञान का प्रयोग करते हैं। और किसको? इसमें हम बच्चों को, अवयस्कों को क्या कर देते हैं? इस तरह के मूल्यांकन में छूट देते हैं। तो ज्ञान एक शर्त है जिसका तुमको पालन करना होगा। बिना इस ज्ञान की शर्त का पालन किए बिना तुम किसी का मूल्यांकन नहीं कर सकोगे। अब मैं यहां रुकूंगा इस क्लास में, क्योंकि तकरीबन 2 घंटे पूरा हो रहा है। इसकी 2 शर्तें जो और बची, विकल्पों की बहुलता, दबाव का भाव, उन शर्तों को अगली क्लास में समझाऊंगा, ठीक है? और अगली क्लास में समझाने के बाद 2 सवाल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। कौन सा?
नीति शास्त्र मानव का संबंध कैसे बनता है, उसमें दिखाया कि नीति शास्त्र बहुत सारे कार्य करता है और वो सारे कार्य केवल मनुष्यों पर लागू हो सकते हैं, इसलिए नीति शास्त्र मानव का संबंध बनता है। दूसरा सवाल था नीति शास्त्र मानव का संबंध कब बनता है, किन मनुष्यों के साथ बनता है। दिखाया उन्हीं मनुष्यों के साथ बनेगा जिनके पास ज्ञान हो और ज्ञान का मतलब समझाया और इसको समझा के बताया कि बच्चों पर नीति शास्त्र लागू नहीं होगा, उनको बाहर करो। ऐसे लोगों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने काम तो किया लेकिन उसका परिणाम नहीं जानते थे, क्योंकि परिणाम जान नहीं सकते थे। अब हम अगली क्लास में जब मिलेंगे तो 2 सवाल हमने करीब किए। अगली क्लास में जब मिलेंगे तो इसी दूसरे सवाल में आपको दिखाएंगे कि उन मनुष्यों पर भी नीति शास्त्र लागू नहीं होगा ज्ञान के अलावा जिनके पास विकल्प नहीं है, जो किसी दबाव में काम कर रहे हैं। दबाव और विकल्पों की बहुलता को ठीक से समझेंगे और फिर हम तीसरे सवाल पर जाएंगे कि कौन सी वो दशाएं हैं जो नीति शास्त्र और मानव संबंध का दायरा बड़ा करती हैं, कौन सी दशाएं इसको छोटा करती हैं। उन 2 सवालों को भी 3 सवालों को जो बच्चे उनको सीखेंगे तो ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। फिर अंत में बताऊंगा कि इसमें जो आपने सीखा उसका यूपीएससी में कहां प्रयोग होगा। अब इस तरीके से रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। वो क्लास भी रिकॉर्डेड क्लास होगी, 2 क्लासेस आपको रिकॉर्डेड दी जाएंगी। फिर उसके बाद मैं आपसे मिलूंगा तो आपके जितने क्वेरीज होंगे मानव संबंध के उनको लूंगा। ये मानते हुए कि मानव संबंध कई बार लोग पढ़ाते भी नहीं है, इसके भीतर जो टॉपिक लिखे हैं वो पढ़ाए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि गाइड में आपको नहीं मिलेगा ये, तो मैंने वो पढ़ाया है, उसको सीखिएगा, उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये टॉपिक खत्म करने के बाद फिर हम लोग लाइव आ जाएंगे और पहले आपका 10-15 मिनट सवाल लेंगे और फिर उसके बाद आगे की पढ़ाई पहले टॉपिक की मानव संबंध के भीतर की पहले टॉपिक की पढ़ाई से शुरुआत करेंगे। जो भी टॉपिक मैं पहला बताऊंगा उसके हिसाब से शुरू करेंगे। तो अब ये देखिएगा कि क्या आज रिकॉर्डेड क्लास से आपको कंसंट्रेशन के साथ ही पूरी बात सुनने का मौका मिला। अगर मिला तो इसी मॉडल को आगे भी क्लास में लागू करने की कोशिश कीजिए। चैट कम से कम कीजिए, बात समझने पर ज्यादा जोर दीजिए, पूरे क्लास के स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए, रिवीजन कीजिए, तो एथिक्स आपको आएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।